हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ समरी हिंदी में एक चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। और जो ये चैप्टर है गाइस, वो क्लास 7 की एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसका नाम है हनीकॉम। हनीकॉम इस टेक्स्ट बुक का नाम है। प्रोज सेक्शन हम कर रहे हैं और जो इस चैप्टर की ब्रीफ समरी है हिंदी में, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 क्वेश्चन चैप्टर है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं, एक राजा होता है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं और वो उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा होता है। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं और क्या उस राजा को, उस किंग को वो आंसर मिलते हैं जिनके लिए वो मतलब क्वेश्चन पुट करता है। एक तो आपको पता लग गया होगा इस स्टोरी में क्या डिस्कस करना है। एक राजा होता है, उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। वो चाहते हैं कि यदि इसको इन 3 बातों का पता लग जाए तो वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा, नहीं कभी भी ज़िंदगी में वो असफल नहीं होगा। इस चीज़ के लिए वो उन तीनों क्वेश्चन को आंसर ढूंढना चाहता है, पता करना चाहता है। और वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं गाइस? वो हैं, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने का काम को करने का जो सही टाइम है वो क्या है? यानी किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है? हम किसी भी काम को कब शुरू करें, कब खत्म करें, कब करें उस काम को। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है उसका? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किन लोगों की ओर उसे ध्यान देना चाहिए। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसका, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। तो वो अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि उसको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, और जो भी उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा, कोई भी उसको संतोषजनक आंसर देगा, तो उसको एक प्रॉपर वो इनाम देगा, बड़े लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, किसी को भी देगा जो भी उसका सही आंसर देगा। तो कई सारे लोग आते हैं राजा जी को सलाह देने के लिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी काम को करने का जो राइट टाइम है वो क्या है? तो उस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग बोलते हैं कि उसे एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए किसी भी काम को करने का, तो कोई भी काम को वो प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। दूसरे लोग कहते हैं कि मुश्किल होता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। किसी भी काम को पहले से डिसाइड करना कि कब होगा राइट टाइम उसका, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो क्या होता है, राजा को नोटिस करना चाहिए क्या हो रहा है, और जो उसकी विलासिता है, जो एन्जॉयमेंट का टाइम है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो किसी भी काम को सही टाइम पे कर सकता है। और जो ऑलवेज टू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो भी ज़रूरी लगे उसे पहले उसी काम को उसे करना चाहिए। तो ये थी बात। कुछ लोगों ने ही आंसर दिया और कुछ लोगों ने कहा कि विच कुड बी अर्जेंट। जो भी चीज़ें ज़रूरी है इस चीज़ का पता करने के लिए उसको एक काउंसिल बना लेनी चाहिए। काउंसिल होता है, एक समिति बना लेनी चाहिए समझदार आदमियों की, जो भी बता सकेंगे उसको कि फ्यूचर में उसको क्या काम करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसको पहले से फ्यूचर पता होना चाहिए और जो काम सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं, मैजिशियंस लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए जो पहले से ही फ्यूचर को बता सकें। जबकि कुछ लोग होते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोग बोलते हैं कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी द किंग वर हिज काउंसिलर्स। जो उसके सभा के लोग होते हैं वही इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हीं जो समिति के सदस्य होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। और कुछ लोग डॉक्टर्स को बताते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि सोल्जर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में लोग बोलते हैं कि विज्ञान ज़रूरी है, वैज्ञानिक रखना ज़रूरी है, और अदर्स चूज़ फाइटिंग। कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध करना ज़रूरी है, और कुछ बोलते हैं रिलीजियस, इनकी धार्मिक पूजा पाठ करना ज़रूरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स वो लोग दे रहे थे, और जो किंग था वो इन सबसे सेटिस्फाइड नहीं था और किसी को भी कोई भी प्रॉपर इनाम नहीं देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वो एक हर्मिट के पास चला जाता है। हर्मिट कौन होता है? ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ। एक हर्मिट होता है साधु, एक तपस्वी जिसको हम बोल सकते हैं, जो एक बड़ी सादा जीवन जीता है, उसके पास चला जाता है उन क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, शाम का टाइम हुआ होता है, और वो जो हर्मिट होता है वो अपना खोदने का खुदाई काम कर रहा होता है, और वो क्यारियाँ बना रहा होता है कुछ चीज़ उगाने के लिए, डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसकी झोंपड़ी के सामने। और जब राजा आता है तो वो ऐसे अपने काम को कंटिन्यू रखता है। द हर्मिट वाज, वो ओल्ड एंड वीक होता है जैसे वो काम करते जाता है, और वो बड़े हाँफते हुए सांस लेता रहता है। राजा उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं किसी भी काम को
सही टाइम पे कैसे शुरू कर सकता हूँ, कौन से लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और किन कामों पर मुझे ध्यान देना चाहिए, कौन से कार्य हैं जिनके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो वो ऐसे सुनता रहता है लेकिन वो अपना काम करता रहता है। वो अब राजा बोलता है कि आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड होता है कसी, कसी के साथ वो खुदाई करता है, कसी या फिर खुरपा। तो वो मांगता है और वो राजा उसका काम करना स्टार्ट कर देता है। तो करते करते शाम हो जाती है, और जब शाम हो जाती है उसका वो हेल्प करते करते कसी देते हुए तपस्वी कहता है धन्यवाद। और वो जो तपस्वी होता है, हरमिट होता है, काम करते करते थक गया जो, वो ज़मीन पे बैठ जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। और जब राजा 2 क्यारियाँ खोद लेता है तो वो रुक जाता है और फिर से अपने प्रश्न पूछता है। फिर भी हरमिट उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ना इसका आंसर करता, और वो वापिस अपनी कशी ले लेता है और वो फिर से अपना जो काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन राजा उसको कसी नहीं देता, वो ज़मीन खोदता ही रहता है। ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटा लगभग बीत जाता है और फिर दूसरा घंटा भी गुजर जाता है, और जो सूर्य होता है वृक्षों के पीछे छिप जाता है, यानी कि शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है। अंत में क्या होता है, राजा ने जो कसी होती है वो ज़मीन को गाड़ देता है और बोलता है कि बुद्धिमान पुरुष, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया था, आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर लौट जाऊँगा। पशु बोला, देखो कोई दौड़ा आ रहा है। जैसे वो ये काम करते हैं, बातें करते हैं, कोई उनके पास दौड़ करके आता है। राजा जब उसको घूम करके देखता है, ये सेकंड पार्ट में हम पहुंच चुके हैं अभी। राजा उसको घूम करके देखता है, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति होता है जो उसकी ओर दौड़कर आते हुए दिखाई देता है। उसके हाथों से वो पेट को दबा के रखता है जिसमें से खून बह रहा होता है। वो राजा के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जाकर के बेहोश हो जाता है। राजा और तपस्वी ने उसके कपड़े हटाए तो वो देखते हैं कि उसके पेट में एक जो भारी घाव हुआ है, वो उसके रुमाल के साथ ढक देते हैं। राजा उसका जो मरहम पट्टी करता है, उसको ट्रीटमेंट करते हैं और अंदर लेके जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है, उस जो घायल व्यक्ति उसको होश आता है, वो राजा को बताता है कि कैसे कैसे करके मैं उससे राजा को मारने आया था, लेकिन जो उसके सिपाही थे, जो उसके सैनिक थे, सोल्जर्स थे राजा से, उन्होंने उसी आदमी के ऊपर हमला कर दिया। और वो कहता है कि आपका मैं कैसे शुक्रगुजार करूं कि आपने अपने दुश्मन को ही आपने जो अपने दुश्मन की जान बचाई है, उसको ट्रीटमेंट दिया इतना अच्छे से। तो वो उसका धन्यवाद करता है और वो बोलता है कि मेरी आने वाली जो पीढ़ियाँ होगी, मेरी संतान होगी, वो भी आपकी शुक्रगुजार रहेंगी, आपकी एहसानमंद रहेंगी। क्योंकि वो जो आदमी होता है वो राजा को क्यों मारने के लिए, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मरवा डाला था और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो जब्त कर ली थी। और मैं जानता हूँ, वो व्यक्ति जानता था जो उसके ऊपर जख्मी था, घायल व्यक्ति, कि वो तपस्वी से अकेले मिलने आया है और इसी वजह से वो उसको अटैक करने के लिए उसके पीछे आया था। लेकिन दिन गुजर गया, आप लौट कर नहीं आए। तो मेरे सिपाहियों ने, आपकी जो राजा के सिपाही थे, उन्होंने उस आदमी के ऊपर, अंगरक्षक थे, उन्होंने उसको पहचान लिया और उसको जख्मी कर दिया, उसको घायल कर दिया, वहाँ से बच करके निकला। यदि आप मेरी मरहम पट्टी ना करते तो मैं मर गया होता। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई, मैं जीवित हूँ, वो सिर्फ आपकी कृपा है। वफादार सेवक के रूप में आपकी सेवा करूँगा और मैं अपने पुत्रों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा कि वो आपकी सेवा करें। आप मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके उनकी बातचीत होती है। राजा इतने आसानी से अपने शत्रु को भी मित्र बना लेने पर बड़ा प्रसन्न था। उसने न केवल उससे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी देखभाल के लिए भी अपने सेवक और एक डॉक्टर को भी भेजा और उसने उस व्यक्ति की संपत्ति लौटाने का भी वचन दिया। जो घायल व्यक्ति को छोड़ करके राजा कुटिया से बाहर निकला और तपस्वी को चारों ढूंढा। जाने से पहले एक बार फिर से वो तपस्वी को उन क्वेश्चंस के आंसर पूछता है। तपस्वी घुटनों के बल बैठा उन क्यारियों में बीज बो रहा था जिनमें पिछले दिन खुदाई की गई थी। राजा तपस्वी के पास जाता है, बोलता है, बुद्धिमान पुरुष, मैं लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कृपया करके मुझे आंसर दीजिए। तो बोलता है कि आपको तो आपके क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल चुके हैं। तो बोलते कि वो कैसे। राजा पूछता है, वो कैसे, जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम आपके लिए वही था और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसकी आपने सहायता की, और आपका मेरी सहायता करना वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। कैसे। और जो व्यक्ति दौड़ता हमारे पास आया था, और महत्वपूर्ण समय तब था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसकी मरहम पट्टी न की होती तो वो आदमी बिना समझौता किए हुए मर जाता। आपका इतना बड़ा दुश्मन आपके साथ बिना समझौता किए हुए मर जाता। तो आपने जो कुछ उसके लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। और याद रखें, अब जो वो फाइनली आंसर दे रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो टाइम है वो है अब, यानी कि जो भी करना है अब करो। वो एक कहावत भी है हिंदी में, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो अब वाला ही है, और क्योंकि यही वह समय जब हम कोई कार्य करने की शक्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण
व्यक्ति वह है जो किसी विशेष समय पर आपके साथ है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हम किसी अन्य व्यक्ति से मिल पाएंगे या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ भलाई करना है, क्योंकि हमें इस संसार में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। इस प्रकार से जो हर्मिट होता है राजा को उसके आंसर्स बता देता है, समझा। हालांकि सिचुएशंस ने उसके आंसर उसको खुद ही दे दी थी, किस प्रकार से घायल जख्मी व्यक्ति उसके पास आता है। और जो ये स्टोरी है गाइज वो लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म सुपर डायमंड नॉलेज। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स गाइज ये तो जो हम अपने पैरों में डालते हैं, नॉर्मल अपने घरों में डालते हैं, तो इसके बारे में ये चैप्टर है, चप्पलों का एक उपहार। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो। और जो इस चैप्टर में हम देखते हैं जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले तो एक मृदु नाम की लड़की होती है, एक लाली नाम की, एक मीना नाम की, एक रवि नाम का लड़का होता है। तो उन सब के बारे में हम ये चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। तो मैं चलिए हिंदी में इसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो ये चैनल है वो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। आप इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो नॉन पर्सन है उनके साथ, जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हैं। और जो ये चैप्टर एनसीईआरटी की 7th क्लास के लिए तो हेल्पफुल है ही, वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं जो 7th स्टैंडर्ड में हैं। इस वीडियो से आपको इस चैप्टर की समरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, जो मृदु नाम की लड़की होती है वो एक छोटी लड़की होती है और वो मद्रास में पली बड़ी होती है, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और वो उसकी तापी, तापी यहाँ पे दादी को बोला जाता है, उसकी ग्रैंड मदर को बोला जाता है तमिल लैंग्वेज में। एंड थाता, थाता उसकी ग्रैंडफादर है। तमिल लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन विच लैंग्वेज ग्रैंड मदर इज कॉल्ड तापी एंड ग्रैंड फादर इज कॉल्ड थाता। किस भाषा में दादी माँ को तापी बोला जाता है और दादाजी को थाथा बोला जाता है? तो वो है तमिल लैंग्वेज। एक आफ्टरनून में जो उसकी तापी है, एक दोपहर में उसकी तापी जो दादी है वो उसकी आंट रुक्कुमणि, रुक्कुमणि घर ले जाती है। उसके कजिन्स होते हैं चचेरे भाई बहन, जो कि जिनके नाम हैं लाली, रवि और मीना, इनसे मिलवाने के लिए वो लेकर के चली जाती है। और जब वो वहाँ पे जाते हैं तो जो रुक्कुमणि होती है मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है, रवि और मीना आते हैं भागते हुए, और जो रवि होता है वो भी आता है, रवि मीना ये भागते हुए आते हैं और मृदु को अंदर ले लेते हैं घसीट के। और वो बोलती है कि रुको मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो। स्लीपर्स होते हैं चप्पल्स को बोलते हैं। मृदु उनको रोकते हुए बोलती है। फिर वहीं पे वो देखती है कि एक चप्पलों का जोड़ा एक और रखा हुआ है जो भूरे रंग के हैं और धूल में वो सने हुए हैं, और जो उंगलियों के और अंगूठे के निशान उस चप्पल के ऊपर दिख जा सकते हैं। आपने जैसे ही देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब हमारी चप्पलें पुरानी हो जाती हैं तो उनके ऊपर हमारे जो टो और फिंगर्स होती हैं उनके जो निशान है वो पड़ जाते हैं। तो उनको देखती है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाती। और जो मार्क्स से जो चप्पलों के ऊपर निशान थे वो 2 बिग टोज, जो अंगूठों के निशान थे वो बड़े लंबे थे। और स्क्रॉनिंग होता है थिन सजेस्टिंग स्किनी टोज, ये कि वो बड़े ही पतले पतले थे, बड़ा ही कमज़ोर आदमी के वो चप्पल से ये चीज़ वो दिखा रहे थे। मृदु को इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रवि उसको जल्दी से अंदर लेकर के चला जाता है और वो उसके बैकयार्ड यानी घर के जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे एक बीटर बेरी बश होती है, कड़वे बेरों की एक झाड़ी होती है। वहाँ पे एक टोन फुटबॉल, एक फटी हुई फुटबॉल होती है विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड, धूल से भरी होती है, सैकिंग बोरी के कपड़े से ढकी हुई होती है। ले वेरी स्मॉल किटन, किटन होता है वहीं पे, किटन होता है बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है। वहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा होता है जो कि लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ सेल, जो कि कोकोनट के हाफ सेल से वो दूध पी रहा होता है। और जो रवि और मीना है वो मृदु को बताते हैं कि उनको वो गेट के पास मिला था, वो जो म्याऊं म्याऊं कर रहा था, बड़ी बेचारगी सी चीज़ थी जो उसने कही। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि किस प्रकार से वो एक किटन को देख रही हैं जो कि दूध पी रहा है एक फुटबॉल से, फटी हुई फुटबॉल से, झाड़ियों के पीछे वो है। तो वो जो रवि है और
मीना नाम की लड़की मरीदों को ये सब चीज़ें दिखा रही है। मीना इट्स अ सीक्रेट, मीना बताती है कि सीक्रेट है। मीना बोलती, जो लड़की होती है वो बताती है कि अम्मा सेज, अम्मा कहती है पाती विल लीव फॉर अवर पद्दू मामास हाउस इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट। जो अम्मा कहती है, जो हमारी पाती है, वो घर छोड़ कर चली जाएगी और पद्दू मामा के घर चली जाएगी वो, यदि इसको पता लगे कि उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी है। लोग हमको हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, बट वो चिल्लाते हैं जब हम उनको घर लेकर के आते हैं, उनका जो केयर करते हैं तो वो हमारे ऊपर डांटते फटकारते हैं, और जबकि वो बोलते रहते हैं कि हमें काइंड रहना चाहिए, हमें दयालु रहना चाहिए। तो रवि ये बात बोलता है, तुम क्या जानते हो, एक छोटा सा हाउ हार्ड, कि कितना मुश्किल है इस छोटे से एक किटन के लिए किचन से दूध लेके आना, कितना मुश्किल है। पाती ने एक दिन मुझको देख लिया था जब मैं इसके लिए एक गिलास दूध का लेके आ रहा था। मैंने उसको बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है और ये दूध मेरे लिए है, और मुझे थोड़ा सा दूध इसमें से दादी को, पाती को दिखाना भी पड़ा पी करके कि ये दूध मेरे लिए है। तो जल्दी से एक सिप करता है और उसको पिला करके वापस, टम्बलर होता है गिलास, लंबी गिलास को बोला जाता है, तो वो वापस रख देता है। आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वो बोलते हैं कि मैं इसे खुद धो दूंगा। तो पाती बोलती है उसको कि जल्दी से दूध पी करके मुझे एक गिलास दे दो, मैं इसे धो दूंगी। तो वो बोलता है कि मैं इसको खुद ही धो दूंगा। तो जल्दी से जाता है और इस मिल्क को वो इस कोकोनट शेल में, जो नारियल का खोल होता है, उसके अंदर वो डाल देता है और वापस से उस टम्बलर को धो करके उस जगह पे रख देता है बिफोर सी इज गोट रियली सस्पिशियस, ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। तो वो बताते हैं कि नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन का जो ख्याल रखने का तरीका, वो कुछ और हमको रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम उसको कैसे फीड कराएं, कैसे उसको भोजन दें। महेंद्रन, यहाँ पे आप सोच रहे हो कोई किसी इंसान का नाम है, नहीं। महेंद्रन उन्होंने इस बिल्ली के बच्चे का नाम ही रखा हुआ है। ये कोई क्यूट किटी कैट नेम है। मृदु बड़ी इंप्रेस होती है इस नाम से, और वो बताते हैं कि एक रियल नेम लग रहा है, इसे लग रहा है किसी इंसान का नाम है ये, और ये कोई क्यूट किटी कैट नेम नहीं लग रहा है। तो ये सब बातें उनको मृदु बोलती है, जबकि वो क्या बोलता है वास्तव में, जो रवि उसको बताता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई है। यहाँ पे आप इस लाइन में इसका नाम देख सकते हो। MCQs के रूप में ये पूछा जा सकता है, गिफ्ट ऑफ शेपर्स में उस किटन का क्या नाम रखा गया था, महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई, MP पुनई इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो। और वो एक बिल्ली की एक उत्तम नस्ल है, बड़ी अच्छी लाइन ब्रीड होता है नस्ल, फाइन होता है, बड़ी अच्छी ब्रीड होता है नस्ल। तुम इसकी बालों को देखो, शेर की अयाल जैसी हैं। और क्या तुम जानते हो प्राचीन पल्लव राजाओं के निशान क्या थे? नहीं जानती क्या? तो वो मृदु की ओर देखता है। मृदु बड़े मूर्खों की तरह हंस देती है। मृदु जिगल्ड का मीनिंग होता है बड़े मूर्खों के तरह हंसना, खिसियाना, लाफ फुलिशली। वो बताता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? रवि बोल रहा है, क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ? वेट, इंतजार करो तुम, मैं तुम्हें दिखला दूंगा कि मैं इसी समय तुमको दिखला दूंगा। स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती हो। महाबलीपुरम कभी गई नहीं हो। कभी गई हो क्या? जो मृदु से पूछ रहा है रवि, क्या तुम महाबलीपुरम के बारे में जानती हो? उसने बड़े मिस्टीरियसली तरीके से कहा, बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से वो बोलता है। फिर वो बताता है इसके, अच्छा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, इसके था। अब यहाँ पे वो बोल रहा है था एटसेट्रा। तो फैक्ट इज दैट, वो तथ्य क्या है, सच तो ये है कि महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। वैज्ञानिक भाषा में ये कहा जा सकती है उस शेर का और किसी का निकट संबंधी नहीं है। वह पल्लव शेर, पल्लव वंश का प्रतीक है। रवि उस कड़वी रस भरी झाड़ी की चारों ओर एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए घूमता रहता है और उसकी आंखों चमक रही होती हैं। बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि मार्जार के सिवा किसी की वंशज नहीं है। हाँ, जरा मैं तुमको ये याद दिला देता है, वो रवि बोल रहा है। प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों को पूजते थे, वो लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। यहाँ पे आप इस लाइन में देख सकते हो, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। मिस्र एक जगह का नाम है। उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना और मृदु ने एक दूसरे की ओर वो देखती हैं, जो मीना और मृदु लड़की हैं, और वो बताते हैं कि मृदु बोलती कितनी अच्छी लगती है मेरी मीना, और मृदु एक दूसरे की ओर देखती हैं। मृदु बोलते कि इस बात से क्या लेना देना, मैं तुम्हें बता दें कि उस मार्जर देवता नहीं, बास्टेट की वंशज है। सो वेल, अच्छा क्या ऐसा है?
अच्छा, उस बिल्ली देवी के वंशजों में से एक पल्लवों के एक जहाज में चोरी छिपकर यात्रा करने वाले यात्री था। उसका वंशज महाबलीपुरम का ऋषि मार्जर था, जिसका वंशज है। रवि ने अपनी टहनी से महेंद्र की ओर संकेत किया, यहाँ यह एमपी पुनई सिंहनाद की ध्वनि। तो इस प्रकार से वो बताता है। महेंद्र जो कीटन है, लुकड अप अलार्म्ड, बड़ा घबराते हुए ऊपर देखता है, और वह इस समय नारियल के खोल के किनारे पर से अपने पंजे तेज कर रहा था, उनको घिसा रहा था, उनको तेज कर रहा था। परंतु रवि को भयंकर सिंहनाद से अधिक बुरी खिड़की से निकली क्रीच की आवाज़ से लगा। जो खिड़की की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई आ रहा है। कितनी विलक्षण थी यह ध्वनि, मृदु भय से चौंक जाती है। एमपी पुन्नई, एमपी पुन्नई यहाँ पे उस कीर्तन का नाम है। महेंद्र वर्मन पल्लव पुन्नई, एमपी पुन्नई इसको शॉर्ट में बोला गया है। वो भी बड़ा डर जाता है, उससे होश उड़ जाते हैं डर से, उसके रोए रोए खड़े हो जाते हैं। वो उछलता और सूखने के लिए रखी हुई लाल मिर्चों की बांस की टोकरी की ओर से तेजी से दौड़ता है, और इसके नीचे वो छिपने का प्रयास करता है, और वो बुरी तरह से चिल्लाता है भी। क्रीचिंग की आवाज़ ऐसी आती रहती है। रवि बताता है, गुर्रा के बड़ा गुस्सा करके बोलता है कि ये लाली है, जो ये क्रीच की साउंड है, वो बताता है कि ये कुछ नहीं है, ये लाली है जो कि लर्निंग, दैट्स लाली, ये लाली है जो लर्निंग कर रही है, सीख रही है। प्ले द वियोलिन ग्रंटेड रवि, रवि घुरा के बोलता है कि ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। और जो म्यूजिक टीचर होता है उसको वायलिन सिखाने के लिए आ रहा होता है, बट वो बोलता है कि वो कभी भी ऐसे जो वायलिन बजाना नहीं सीख सकती। वो बताता है, बड़े भद्दे ढंग से वो डोरी को पकड़ती है। जो लाली है, लाली उन्हीं की भाई है, उन्हीं की बहन है, सॉरी, लाली मीना ये बहनें हैं। रवि नाम का लड़का है, और मृदु उसकी पाती के साथ उसके जो कजिन से मिलने आई हुई है। और वहाँ पे वो देखते हैं खिड़की से कि संगीत शिक्षक बैठा हुआ, जो कि हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है। उसके सिर के अगले भाग पे बाल नहीं होते, और वो जब तेल से सने होते हैं, सने काले बालों की झालर उसके कानों के पास गिर रही होती है, और वह झालर एक पुराने फैशन के बालों के गुच्छे की तरह लग रही होती है। उसकी चमड़ी मात्र गर्दन में सोने की एक चैन चमक रही होती है, और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ पर चमक रही होती है। ये पूछा जा सकता है कि जो म्यूजिक टीचर था, सोने की चैन पहनी हुई थी, हीरे की अंगूठी पहनी थी, हड्डियों का ढांचा वो लग रहा था। तो ये सब बातें जो उस म्यूजिक टीचर का जो मेंशन किया गया, उसका वर्णन किया गया किस प्रकार से। और वह कुछ सुर निकाला था, लाली अपनी वायलिन से उसको फॉलो कर रही थी, उसको इमिटेट कर रही थी, उसका अनुसरण कर रही थी। इसका सेकंड पार्ट है ये, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सब बातें वो उसको सिखा रहा है, और फिर जब वो उसको सिखा करके बाहर आता है वापस म्यूजिक टीचर, वो उसको छोड़ देते हैं वहीं पे, वो सिखाता रहता है। फिर वो वापस से बाहर किटन के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आती है कि माई कुछ दे दो। तो जो मौसी होती है रुक्मणी, वो गुस्से से बोलती है कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो वो वहाँ से फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ देर यहाँ पे बैठने तो दो कम से कम, मुझे, वो बोलता है कि मुझे खाने को दे दो। कि रसोई में, वो रुक्मणी बताती है कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा। फिर वो कुछ भी नहीं बोलता बेचारा, जो भिखारी होता है, बैगर होता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ टाइम विश्राम करने तो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो सड़क पर तारकोल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पिघल चुकी है, मेरे पैरों में पहले से ही फफोले पड़े हैं। उसने नंगे पैरों के ऊपर जो तलवे होते हैं बड़े बड़े गुलाबी छिलके वाले, वो दिखाता है, बाहर दिखाता उनको। मृदा ने मीना रवि को धीरे से कहा, मेरा अनुमान है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा पड़ा है। रवि कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, और जो मेरी चप्पल है वो इसको आएगी नहीं। फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो म्यूज़िक टीचर के चप्पल होते हैं, जो बाहर उस टाइम मृदु ने घर में एंट्री करते हुए देखे थे, वही चप्पलों के जोड़े को उठा करके वो उस म्यूज़िक टीचर को देते हैं, और म्यूज़िक टीचर बड़ा खुश होता है, वो पहन के वहाँ से चला जाता है। और जब म्यूज़िक टीचर वापस आता है, वो देखता है कि उसके चप्पल उसको नहीं मिले हैं, तो वो बोलता है उसके चप्पल कहाँ पर गए। तो वो ऐसे ऐसे करके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके एक भिखारी आया था, हमने उसको दे दिया। तो रुक्मणी बड़ा गुस्सा करते हैं उनके ऊपर कि बच्चे कैसे हैं, शुक्र है कि तुम्हारे मामा यहाँ पे नहीं है, वरना तुम उनकी चप्पल भी दे देते। तो फिर वो बड़ी गुस्सा करती है पहले तो, फिर वो उसको, रवि को बंदर बोलती है, जो थोड़ा मजाकिया होता है। फिर वो बोलते हैं चलो अंदर आओ, नाश्ता कर लो। ये सब बोलते हुए वो अपने जूते चप्पल उतारते हैं, जूते और बूट, जुराबे उतारते हैं, अपने बूट उतारते हैं, और चप्पल पहनने के लिए बड़े उतावले हुए रहते हैं। तो ऐसे जैसे करके ये चैप्टर है। तो वो बोलती जाती है और बाद में उनको नाश्ता करा देती है। बस यही चैप्टर, इसके बारे में ये डिस्कस किया गया, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि मृदु, मीना और रवि ने मिल करके म्यूज़िक टीचर वाले चप्पल उस भिखारी को गिफ्ट में दे दिए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन।
वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइज, जैसा कि आप जानते हो, हमने इस चैनल पर एनसीईआरटी इंग्लिश की जो ब्रीफ समरी की प्लेलिस्ट इंक्रीज़ की हुई है, तो हम उसमें डेली 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आप उनको अच्छे पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और चैप्टर को, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था एक चैप्टर जिसका नाम था अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, और एक पॉइंट वहाँ पे मिस था, तो वो पॉइंट मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ। जो वो चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स हैज़ बीन रिटन बाय वसंता सूर्या। जो स्टोरी है गिफ्ट ऑफ चप्पल, वो वसंता सूर्या के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा गोपाल एंड द हिल्सा फिश। थर्ड चैप्टर ही है। और चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक होती है चित्रकथा, एक प्रकार से हास्यास्पद उसमें कहानियाँ होती हैं और उसमें मेनली पिक्चर्स के द्वारा ही सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश कुछ ऐसी ही है। इसमें हम क्या देखते हैं कि हिल्सा मछली का मौसम होता है और जो सभी फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ और किसी भी चीज़ का विचार उनको नहीं आता है। जो हिल्सा मछली होती है वो सबसे बड़ी मछली होती है और जो मछली विक्रेता होती है उसके बिना कुछ भी नहीं सोचती, एक बड़ी प्रकार की मछली होती है वो। और जो ये फिशर्स होते हैं, जो मछली फ़िश बेचने वाले होते हैं, फ़िश सेलर, वो ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि आओ खरीदो, आज हिल्सा सस्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पिक्चर में जो फिश वोंगर्स शोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, वो भी सिर्फ मछली बेचते हैं और वो बोलते हैं कि आओ खरीदो, आज जो हिल्सा मछली है वो सस्ती है। और जो थर्ड पिक्चर है गाइज, उसमें जो गृहस्थी भी होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में बातें करती हैं। और आपने ये हिल्सा कितने की खरीदी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की बातें होती हैं। यदि मैंने आपको इसका दाम बता दिया तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो ये ऐसी सी बातें वो करती हैं। एंड इन दी पैलेस, और राजमहल में भी ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। और दरबारी भी, सिर्फ जो राज दरबार में काम करने वाले होते हैं, वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बात करते रहते हैं। और महाराज को बोलते हैं, महाराज क्या आपने वो विशालकाय हिल्सा देखी है जो मैंने पकड़ी है, इसका वजन। तो क्या होता है, इस पर बड़ा वो राजा होता है जो बड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि चुप रहो, कि चुप रहो, क्या तुम दरबारी हो या मछुआरे हो कि जो मछलियों के बारे में बातें करते रहते हो। यहाँ पे वो बोलता है इनको, जो राजा होता है बड़े गुस्से में, आप इसकी जो शक्ल देख सकते हो, वो बोलता है कि तुम दरबारी हो या फिर मछुआरे हो जो सिर्फ और सिर्फ मछलियों के बारे में बातें करते रहते हो। उसके बाद क्या होता है, दरबारी चुप हो जाता है और राजा को बड़ा गुस्सा आता है अपने आप पे। वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि उसने बिना मतलब ही दरबारियों के ऊपर गुस्सा कर दिया। वो माफ़ी मांगता है कि मुझे क्रोध आ गया था, ये हिल्सा मछली का मौसम है और कोई भी है जो सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जो गोपाल होता है वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में बात करता रहता है। और फिर क्या करता है, जो राजा होता है एक चैलेंज करता है कि क्या कोई ऐसा है जो 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता है, कि हिल्सा मछली के बारे में बात करने से कोई 5 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक सकता है। तो गोपाल बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा होता है चलो आजमा के देख लेते हो। महाराज मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, ऐसा ऐसा करके वो जो गोपाल है वो बोलता है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मैजेस्टी। महाराज मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। कुछ दिनों के बाद है जो हम क्या देखते हैं, जो गोपाल है वो हाफ बियर्ड होता है, यानी कि हाफ शेवन। उससे अपनी दाढ़ी है जो वो आधी बनाई हुई है, आप पिक्चर में देख सकते हो। और बड़े आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश, और वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं मछली खरीदने जा रहा हूँ। ऐसे आधी दाढ़ी बना करके वो मछली खरीदने जा रहा है। व्हाट इज़ द मैटर, उसकी पत्नी बोलती है कि क्या हो गया है, तुम्हें शरीर पे राख क्यों पोत रहे हो, मैंने तुम्हें बताया ना मैं मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसका ये करने की तरकीब होती है कि वो अपना गेटअप कुछ ऐसे बना लेता है कि लोग मछली के बारे में बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। वो रास्ते में चलता, लोग उसको पागल बोलते हैं कि इसको क्या हो गया, और फटे पुराने कपड़ों में वो घर से बाहर निकल जाता है। और वो बताता है कितनी बार बताऊँ कि मैं एक हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। रास्ते में भी लोग उसको टोकते हैं। फिर वो दरबार में जाके बोलता है कि मुझे राजा जी से मिलना है। दरबारी भी उसको पागल समझते हैं और वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िद के ऊपर ही अड़ा रहता है और नाचने लगता है, गाने लगता है। लोग उस मछली के बारे में बात न करके सिर्फ और सिर्फ उसके गेटअप, उसके लुक्स को ही देखते रहते हैं कि किस फ़नी तरीके से वो तैयार हुआ है।
अंत में वो जो राजा के पास पहुंच जाता है और राजा उसको बोलता है कि तुमने ये बेतुकी सी जो शक्ल बना रखी है, तुम एकदम से शनकी लग रहे हो। और वो जो दरबारी होते हैं वो भी यही बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, ये उसकी सनक ही है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इस पिक्चर पे, द मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट ऑफ एट वंस। वो बोलता है कि जो दरबारी होते हैं कि इसको बाहर भगा दो, राजा आता उसको मेरे पास लेकर के आओ। तो वो बोलता है कि ये तो गोपाल है, और बोलता है कि इसने इतनी जो भद्दी सी ड्रेस है वो क्यों डाल रखी है। गोपाल बताता है कोई बात नहीं, वो महाराज आप शायद कुछ बोल रहे हो, गोपाल ऐसे करके बोलता है। राजा सोचता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ी विचित्र बात है। अभी बातें गोपाल बोल रहा है कि बड़ी ही स्ट्रेंज थिंग है कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, नहीं कोई रुचि ले रहा। बाजार से महल तक, यहाँ दरबार में भी एक भी व्यक्ति ने हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं की। जो राजा होता बड़ा हैरान हो जाता है जो गोपाल की से उसकी चालाकी के ऊपर। तब राजा को याद आ जाता है कि उसने गोपाल के साथ एक शर्त लगाई थी, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है बहुत अच्छे गोपाल, बधाई हो, एक बार फिर से तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तो गाइस यही थी स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश की, कि लोग कैसे मछली के बारे में बातें करते रहते हैं, और जो गोपाल है अपने लुक्स इतना चेंज कर लेता है कि लोग मछली के बारे में भूल करके उसी के ऊपर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जो अपनी चैलेंज होता है राजा के साथ उसने लगाई होती है वो जीत जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 7th क्लास की इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है द एसिड दैट मेड द ट्री ब्लूम। द एसिड दैट मेड द ट्री ब्लूम। एसिड होता है गाइस राख, भस्म इसको बोल सकते हो आप। दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, जिससे एक ऐसी भभूति या फिर एक ऐसी राख जिससे पेड़ खिल उठे थे। जो ये चैप्टर है गाइस वो विलियम एलियट ग्रिफिथ का लिखा हुआ है। और इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि डेमियो के काल में, डेमियो क्या होता है गाइस, इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स, जो ये अच्छे जो धनवान ज़मींदार होते थे उनका काल होता है। ये उस काल में की बात है। एक बूढ़े दंपति रहते थे, कि एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे, और उनका कोई भी नहीं संतान थे, वो उनकी कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी बेटा या बेटी नहीं था। तो वो अपने पास एक पालतू पशु के रूप में एक कुत्ते को रखा करते, जिसका नाम उन्होंने म्यूको रखा हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूको, MUKO, इस म्यूको उस कुत्ते का नाम इन्होंने रख रखा था। तो वो बड़े अच्छी तरह से मतलब उसको खिलाते पिलाते थे, बड़ा लाड प्यार उसको करते थे। जो बूढ़ा आदमी था वो खेती करने के लिए किसान था, खेती करने वाला किसान था। वो कुछ कुदाल और फावड़ा लेकर खेतों में जाता था, और वो टांटा सोमो की पहाड़ियों के पीछे छिपने तक, यानी कि जो सूर्य है सूर्य छिपने तक, तो वो वहीं पे मेहनत किया करता था। कुत्ता भी उसके साथ काम पे जाता था, और जो सफ़ेद बगुला भी था, वो सफ़ेद बगुले को वो कुत्ता कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था, जो कीड़े चुगने के लिए वहाँ पे आया करता था। जो बूढ़ा आदमी था बड़ा दयालु था, और उसका जीवन ही बड़ा अच्छा चल रहा था। और वो पक्षियों को भोजन जुटाने के उद्देश्य से भूमि के पास फंसे ढेले को जानबूझकर उल्टा दिया करता, ताकि जो पक्षी है वो अपना भोजन अच्छी तरह से मतलब कलेक्ट कर सके। एक दिन क्या होता है, वो कुत्ता भाग करके उस किसान के पास आता है, वो भोंकता है, उसको कराता है, उसको अपनी एक जगह पे ले जाता है। तो वो सोचता है कि एक ज़मीन पे जो कुत्ता है वो खोदने लगता है, और वो बूढ़ा आदमी सोचता है कि वो किसी मछली का टुकड़ा छिपा हुआ, कुछ मांस वगैरह छिपा हुआ है, जिसके निकालने के लिए कुत्ता बोल रहा है। तो वो उसको खोदता है, और जैसे वो ज़मीन की खुदाई करता है तो वहाँ से उसको काफ़ी सारा चमकते हुए सोने का एक ढेर मिलता है। जल्दी उस सोने से वो बूढ़ा दंपति है वो अमीर बन जाता है, और बहुत सारी वो ज़मीन खरीद लेता है, और वो वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर उसी गांव में एक बूढ़ा दुष्ट आदमी होता है, उसकी पत्नी रह रहे होते हैं, और वो कुत्तों को डांटते फटकारते मारते हैं, वो उसको खाना भी नहीं खिलाते। तो वो क्या सोचते हैं, उस कुत्ते को ज़बरदस्ती ले आते हैं, और उसको बोलते हैं ज़बरदस्ती कि बताओ हमें भी कहाँ पे सोना खजाना छिपा हुआ है। तो वो कुत्ता उनको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े या फिर कीट होती है, तो वहाँ पे ले जाता है। तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बुढ़िया कुदाल के साथ उसको मार देती है, उसका सिर काट देती है कुदाल के साथ, और जो बूढ़ा आदमी होता है तो वो भी उसको काफ़ी मारता पीटता है। फिर वो जो कुत्ता मर जाता है, कुत्ता फिर क्या करता है, जो कुत्ते का स्वामी होता है उसको बड़ा दुख होता है अपने पालतू पशु की मौत के ऊपर। वो शोक मनाने के लिए, जैसे उसका बच्चा वो बड़े शोक मनाता है, चीड़ के पेड़ के पास जाता है, बांस की कुछ नालियाँ गड़ी होती हैं और मकबरे के सामने वो गाड़ी जाती हैं। फिर उस पर सदाबहार फूल रखता है, कब्र में कुत्ते को दफना देता है, कीमती अगरबत्तियाँ जलाता है। तो बड़ा
मतलब उसको काफ़ी सारे नामों से पुकारता है मानो वह जीवित हो। फिर कुत्ते की सपना, जो कुत्ता है उसका, उस बूढ़े अच्छे दयालु वाले दंपत्ति के सपने में आता है। उसको बोलता है कि मेरी कब्र पर जो चीड़ का पेड़ है उसे काट के गिरा दो, और उसमें जो चावल पेस्ट्री है उसके लिए ओखली बना लो, और सेम फली की चटनी के लिए एक चक्की बना लो। बूढ़ा आदमी उस पेड़ को काट देता है, 2 फुट लंबा भाग काट लेता है, और वैसे वैसे करके जैसे जैसे कुत्ते ने उसको बताया होता है, पेस्ट्री के लिए ओखली बना लेता है और सेम फली की चटनी के लिए चक्की बना लेता है। जैसे ही उसकी जो पत्नी होती है वो चावल पीसती है, तो वो सारा क्या होता है, एक प्रकार से जब भी वो ओखली में डालते हैं, जब वो चावल आधे पका करके तो क्या होता है, पुंज को गूँथे हुए फिर वो हथौड़ा उठाता है पेस्ट्री बनाने के लिए, पकाने के लिए तेज़ी से भारी चोंटे मारता रहता है किसान। फिर क्या होता है, सारा पुंज जो सारा ढेर होता है वो सोने के सिक्कों में बदल जाता है। जब वृद्ध महिला होती है हाथ की चक्की संभाली और इसमें सेमफली की चटनी से भरकर पीसना शुरू किया, तो जो सोना है वो वर्षा की तरह गिरने लगता है। फिर से वो अमीर हो जाते हैं, और जो कुरूप वृद्ध स्त्री होती है वो देखती है कि चटनी की प्रत्येक बूंद पीले सोने में बदल रही है। जो दूसरी मतलब जो दुष्ट वाले दंपति थे, उसकी पत्नी देखती है कैसे वो फिर से अमीर हो गए। फिर वो क्या होते हैं, ओखली और जो चक्की है वो उधार ले जाते हैं, और फिर से वो उबले चावलों को दूसरी को सेम फलियों से भर देते हैं, और बूढ़ा आदमी उसको कूटने लगता है, स्त्री पीसने लगती है। लेकिन पहली ही चोट के चक्कर से वह पेस्ट्री और चटनी कीड़ों के दुर्गंध युक्त ढेर में बदल जाती है, और इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको चक्की को जलाने के लिए काट कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वो उसको जला देते हैं। फिर से क्या होता है, कुत्ता फिर से जो आता है, आत्मा, कुत्ते की आत्मा बोलती है कि चक्की की राख उठा लाओ और उसे सूखे वृक्षों पर छिड़काओ तो वो फिर से खिल जाएंगे। जो वो उठता है फिर से उसकी राख को ले आता है, बची कुची को उस पेड़ के ऊपर, जब वो मतलब उसको जब डालते हैं तो वो खिल जाते हैं। फिर जो डेमियो के निकट गुजरने वाला, सड़क से गुजरने वाला होता है, फिर डैमियों का काफ़िला होता है जो एक सड़क से गुजरने वाला होता है, और उससे एक शर्त होता है कि कोई भी जो उसकी प्रजा का आदमी है वो उसको ऊंची नज़र करके नहीं देखेगा। सभी अपने जो घरों के ऊपर के जो बारीके होते हैं, ऊपर के कमरे होते हैं, उनकी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, उनमें कागज़ तक ठूंस देते हैं ताकि किसी को भी मतलब उसकी तरफ नीचे ही नज़रें करके ना देखना पड़े ऊपर के चौबारे वाले कमरे से। जब वो गली से गुजरता है डैमियो, तो वो ऐसे ऐसे करके निकलता रहता है। जब सभी लोग नीचे झुक जाते हैं, घुटनों के बल लेट जाते हैं, तब वो जो अच्छे वाला इंसान होता है, किसान होता है, वो उस सूखे पेड़ पर बैठ जाता है, और एक जब जैसे ही वो काफिला उस पेड़ के पास से गुजरता है तो वो एक राख की चुटकी उस पेड़ पर डाल देता है, और वो पेड़ फिर से खिल उठता है। इससे जो डेमियो बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उसको काफ़ी सारा इनाम देता है। फिर वो जो दुष्ट आदमी है वो भी ऐसे ही सोचता है कि मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा, और वो भी वैसे ही राख की चुटकी ले करके उस किसी सूखे पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही डेमियो वहाँ से गुजरने वाला होता है और वो उस राख को ऊपर से बिखेर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राख बिखेरता है, जिससे वो राख उस डेमियो की आंखों में चली जाती है, जिससे उसका जो दम घुट जाता है, आंखों में पड़ जाती है, उसका छींकों से बुरा हाल हो जाता है। इस जुलूस के सारे ठाट बाट और प्रतिष्ठा है जो वो नष्ट हो जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि इस आदमी को बुला करके लेकर आओ, इसको इसके घुटनों के बल पर बिठाओ, और बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा जाता है, वृक्ष के नीचे घसीटा जाता है, राख की टोकरी सड़क के समीप खाई में औंधे मुँह गिरा दिया जाता है, तब उसको खूब पीटते हुए और उसे मृत समझकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से वो जो दुष्ट बूढ़ा आदमी होता है वो कीचड़ में मर जाता है, परंतु कुत्ते का मेहरबान दोस्त शांति और संपन्नता से रहने लगता है। वह और उसकी पत्नी दोनों ने वृद्धावस्था स्वस्थ, समृद्ध और संतुष्ट रहकर गुजारी। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वालिटी। और जो ये वीडियो है गाइस, वो ना ही सिर्फ 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि उन सभी कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रही हैं, और केवीएस, टीजीटी, पीजीटी जहाँ पर भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो ब्रीफ समरी है हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस करने वाली हैं। और जो ये चैप्टर है गाइस क्वालिटी, वो ये चैप्टर जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं गाइस, इसमें एक जूते बनाने वाला होता है जिसका नाम होता है गैसलर।
वो एक बड़ा ही अच्छा जूते बनाने वाला होता है, बड़े अच्छे जूते वो बनाता है और उसके बनाए हुए जूते लोगों को पहली ही बार में फिट आ जाते हैं। लेदर के यानी कि चमड़े के जूते वो बनाता है। बट उसकी एक कमज़ोरी होती है, उसकी ये कमज़ोरी होती है कि वो अपने काम को कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं करता, उसका विज्ञापन नहीं करता, उसके बारे में लोगों को अपने मुँह से तारीफ़ें नहीं बोलता वो। यही उसकी कमज़ोरी होती है। और जो वो सिर्फ उतने ही जूते बनाता है जितने उसको ऑर्डर दिए जाते हैं, तो लोग इतना वेट नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है उसकी जो ग्राहकी है वो टूट जाती है और उसका जो ये काम है जूतों वाला वो धीरे धीरे ठप होने लगता है और वो एक दिन भूखमरी से मर जाता है। तो चलिए हम इस चैप्टर की ब्रीफ समरी है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो लेखक होता है वो बोलता है कि मैं मिस्टर गैस्लर को अपनी जवानी के दिनों से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिताजी के बूट बनाया करते थे और अपने बड़े भाई के साथ वो जिस दुकान में रहते थे वो लंदन के एक फैशनेबल भाग में एक छोटी सी गली में थी और उस दुकान की एक अलग ही पहचान थी। इसकी पहचान क्या थी? उसके मुख पे यानी कि उस दुकान के सामने उसके जो बोर्ड होता है उसके ऊपर लिखा था गैस्लर ब्रदर्स। इसके अलावा कोई भी सूचना पट वहाँ पे नहीं था। खिड़की में कुछ बूटों के जोड़े रखे रहते थे और जो ऑर्डर पे बनाए जाते थे और ऐसा कभी भी नहीं होता था कि उसके बनाए हुए जूते लोगों को फिट ना बैठे हो। और वह ऐसे बूट बनाता उस समय मेरी विचित्र और अद्भुत प्रतीत होते थे वो जूते और अब तक मुझे वैसे ही वो प्रतीत होती हैं। एक दिन क्या होता है जब वो उसकी दुकान पे जाता है और अपने मजबूत पाँव को उसके फैलाते हुए बोलता है तो शर्माकर वो उसके बारे में टिप्पणी करता है। यहाँ पे देखिए आप एक पिक्चर में, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो जैसे वो लेखक है वो गया हुआ है और उसके सामने अपने पाँव फैला के बोल रहा है कि आपको मुश्किल लगता है ये काम करना मिस्टर गैस्लर? क्या यह काम बहुत कठिन नहीं है? जो ये मिस्टर गैस्लर होता है एक एप्रन डाला हुआ है, अपनी जो स्लीव्स इसने फोल्ड की हुई हैं ऊपर की ओर, उसको ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक आर्ट है, इट इज़ एन आर्ट। तो ये सब बातें वो उसको बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके पास बार बार उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो भी उससे जूते खरीदता है। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती उसको? क्योंकि उसके बनाए हुए जो जूते हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं और ऐसा लगता है कि मानो बूट का कुछ देर तक रहने वाला सार उसमें सील दिया गया हो। और जो कोई भी ग्राहक अन्य दुकानों की तरह इस दुकान में नहीं जाता था, अपितु इस आदर भाव से जिससे कोई गिरजाघर में प्रवेश करता है, एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर परीक्षा नहीं करनी पड़ती थी। और एक जैसे ही कोई भी ग्राहक आकर के वहाँ पे बैठता था तो वो बैठते ही और वो ऊपर से टक टक करके आता था जो ये मिस्टर गैस्लर था और आस्तीन ने वो पीछे मोड़े हुआ था। आस्तीन ने गाइस इसकी जो स्लीव्स हैं इनको बोला गया है, एक एप्रन ये डाल करके आता था और ऐसा लगता था कि मानो बूटों के किसी स्वप्न से उसको जगा दिया गया। वो ग्राहक के सामने ऐसे आके खड़ा हो जाता है बिल्कुल बेजान सा। और जो ये लेखक है उसको ये कहा करता था, मिस्टर गैस्लर आप कैसे हो? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के बूटों की जोड़ा बना दोगे? बिना कुछ कहे वो वहाँ से छोड़ करके चला जाता है और दुकान के दूसरे भाग से चला जाता है। वहाँ से चमड़े की गंध में सांस लेते हुए लकड़ी कुर्सी पर वो आराम करता रहता है, लेखक उसका इंतजार करते करते। और वो जल्दी ही जो मिस्टर गैस्लर होता है एक चमड़े का टुकड़ा लेकर के आता है। उस चमड़े के टुकड़े पर वो आंखें जमाए हुए बोलता है, कितना सुंदर टुकड़ा है। जब भी मैं उसकी तारीफ कर देता तो वह पुनः बोला कर देता, आपको ये कब चाहिए? जो ये जूते हैं आपको कब चाहिए? मैं उत्तर देता था कि वो जो लेखक उसको बोल, जब तक आप इसको आसानी से बनाओ, उसको सुविधापूर्वक आप इसको बनाओ उसको, तब तक आप मुझे दे देना। और वह ये बोलता था कि अगले 15 दिन में यानी कि एक पखवाड़े में आप आ जाना और ये ले जाना। ठीक है, मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा। तब मैं धीरे से कहता था, थैंक यू मिस्टर गैस्लर, गुड मॉर्निंग। इस ऐसा करते करते वो चला जाता था। अभी भी जो मिस्टर गैस्लर है अपनी जो नज़रें हैं चमड़े पर ही गड़ाए हुए हैं और वो गेट की तरफ चला जाता था और मैं उसे सीढ़ियों के ऊपर जाते अपने बूटों के सपनों के संसार में जाने के लिए स्लीपरों की जो चप्पल हैं वो डाली हुई हैं उसने, यहाँ पे देख सकते हो आप, इनकी टप टप की आवाज़ वो सुनता था। फिर क्या होता है वो कभी भी नहीं भूल सकता, लेखक होता है, जब उसे ये अवसर मिला उस दिन को, जो लेखक है उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जब उसको ये चांस मिला था मिस्टर गैस्लर को ये बोलने का कि मिस्टर गैस्लर जोड़ों का अंतिम जोड़ा चूं चूं करता है, इनकी वो डिफेक्टिव पीस है कुछ, तो कुछ टाइम के लिए बिना उत्तर दिए मेरी तरफ देखता रहता है और मुझसे ये आशा करता है कि मैं अपने शब्द वापस ले लूँ या फिर उनको सुधार लूँ। फिर बोला चूं चूं तो नहीं करना चाहिए, जो गैस्लर बोलता है कि जूते चूं चूं तो नहीं करना चाहिए, मुझे खेद है कि चूं चूं करता है, आवाज़ देता है जूता चलते टाइम, आपने उन्हें प्रयोग में लाने से पहले गीला किया होगा, मेरा विचार है नहीं। इस पर उसने अपनी आंखें झुका ली जैसे कि मैं उन बूटों के बारे में सोच रहा था और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक ऐसी गंभीर बात कह दी उसको। उसने कहा उन्हें वापस भेज दी, मैं उन्हें जांच लूँगा, मैं उन्हें चेक कर लूँगा। उसने धीरे धीरे कहना जारी रखा, कुछ बूट आरंभ से ही बुरे होते हैं, यदि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सका तो मैं आपके बिल से काट लूँगा, नहीं उसके पैसे नहीं लगेंगे आपको। तो ऐसा करते करते उनकी ये मीटिंग्स होती हैं। खोया खोया सा दुकान पर बूटों का जोड़ा पहने हुए चला गया।
एक बार से जो लेखक था। फिर ज़रूरत पड़ने पर जल्दी में किसी बड़ी फर्म से ख़रीदा था। उसने बिना मुझे चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया। मैंने महसूस किया कि वह मेरे पैर के घटिया बूट के को बड़े गौर से देख रहा था। अंत में उसने कहा, वह मेरा बनाया हुआ बूट नहीं है जो चूं चूं कर रहा था। उसके जो साउंड थी उसमें ना तो गुस्सा था, ना ही दुख था, ना ही इंसल्ट थी, बट एक शांति सी थी जो खून को जमा रही थी। उसने अपना हाथ नीचे किया और अपने बाएं बूट को उस स्थान से उंगली से दबाया जो कि पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं था, और वो पूछता, क्या ये आपको यहाँ से कष्ट दे रहा है? उसने कहा, उन बड़ी फर्मों में आत्मसम्मान की भावना नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं चीज़ों के, उनकी आत्मसम्मान नहीं होता। वो सिर्फ विज्ञापनों के माध्यम से जो अपना सामान है वो बेचते हैं। वे सब कुछ प्राप्त करते हैं, वे इस काम से नहीं बल्कि विज्ञापन के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। और हम जो अपने बूटों से प्यार करते हैं वो हमारा हक हमसे छीन लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मेरे पास कोई काम नहीं रहता और हर वर्ष जो ये काम है वो कम होता जाता है। इस प्रकार से वो अपनी जो विचारगी है वो उसके सामने प्रकट करता है। मैं उन अपशकुनी बूटों की परिस्थितियों के बारे में जितना अच्छी प्रकार से बता सकता था मैंने बताया, परंतु उसके जो चेहरे और उसकी आवाज़ ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनटों के लिए मैंने कई जोड़ों का ऑर्डर दे डाला और वे पहले से भी अधिक अच्छी तरह से चले। अगले 2 साल तक लगभग वो उसके पास नहीं जा सका। फिर अगली बार जब वो कई महीनों के बाद उसकी दुकान पे गया तो उसको लगा कि उसका बड़ा भाई है, कि वो मिस्टर गैसलर का बड़ा भाई है जो हाथ में चमड़े के टुकड़े को लिया हुआ है। वो बोलते कि अच्छा मिस्टर गैसलर, कैसे हो आप? वह मेरे पास आया, मेरी ओर ध्यान से देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसने धीरे से कहा, मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है। जो ये मिस्टर गैसलर है वो इस लेखक को बताता है कि उसका जो बड़ा भाई है वो गुजर चुका है, और जो ये मिस्टर गैसलर है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। तो इससे पहले कभी भी उससे अपने भाई का जिक्र करते हुए नहीं सुना था। मुझे सुनकर दुख हुआ और मैं बुड़बुड़ाया, ओह मुझे खेद है। हाँ, उसने उत्तर दिया, वह नेक इंसान था, बूट बनाता था, जूते बनाता था, लेकिन अब मर चुका है। जब मिस्टर गैसलर का बड़ा भाई है वो अब मर चुका है। अपने ऊपर का सिर का भाग छुआ जहाँ अचानक बाल इतने विरले हो गए थे कि उसके गरीब भाई के थे, जितने उसके गरीब भाई के थे। मैं समझता हूँ कि उसकी मौत के कारण के संकेत करने के लिए किया था। क्या आपको कुछ बूट चाहिए? उसने हाथ में चमड़ा ऊपर उठाया। यह एक सुंदर टुकड़ा है। मैं अनेक जोड़ों का ऑर्डर दिया और कुछ देर बाद मुझे मिले, परंतु वे पहले से कहीं अच्छे थे। वे जल्दी खराब होने वाले नहीं थे जो जूते उसने अब की बार दिए। परंतु तुरंत ही मैं विदेश चला गया। 1 साल बाद लंदन से वापस आया और पहली बार जिस दुकान पे गया वो मेरे पुराने मित्र की थी। जब मैं लंदन गया तो उसकी आयु 60 साल की थी और मैं वापस 75 साल के आदमी के पास आया, दुबला पतला कमज़ोर। सचमुच इस बार मुझे प्रथम दृष्टि में पहचाना नहीं। जब वो गया था तो उसकी जो एज थी उस दुकानदार की वो 60 साल की थी, बट वो वापस आए तो 75 साल का आदमी वहाँ पे था। और उसको पूछते, क्या आप बूट बनवाना चाहते हैं? उसने कहा, मैं जल्दी ही बना सकता हूँ, ये मंदी का समय। मैंने उत्तर दिया, आपकी कृपा है, आपकी कृपा होगी। मैं हर प्रकार के बूट बनवाना चाहता हूँ। मैं उन बूटों की आशा ही त्याग चुका हूँ। जब एक शाम में पहुँच गए, मैंने एक एक करके पहन के देखा। वो बिल्कुल फिट थे, बनावट में, चमड़े की गुणवत्ता में, और सबसे बढ़िया थे, और जो कि उसने अब तक बनाकर कर दिए थे। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक चेक लिखा और तुरंत अपने हाथ से डाक में डाला। 1 हफ्ते के बाद मैं उस छोटी सी गली से गुजरते हुए मैंने विचार किया कि मैं अंदर जाऊंगा और उससे बताऊंगा, यानी कि मिस्टर गैसलर को बताऊंगा कि जो नए बूटों की फिटिंग है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी शानदार है। लेकिन जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो उसकी दुकान थी, तो उस दुकान का नाम मिट चुका था, यानी कि जो गैसलर ब्रदर्स के ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड पे, वो अब वहाँ पर नहीं था। मैं बड़ा व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के मैं अंदर गया। मैंने पूछा, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? तो वहाँ से आवाज़ आई, नहीं श्रीमान जी, नहीं, परंतु हम खुशी से किसी प्रकार से आपकी सेवा कर सकते हैं। यह दुकान हमने ले ली है। वो कहते हैं ठीक है, लेखक कहता है कि ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर, वो बताता है कि वो मर चुका है। और उसने बताया बेचारे बूढ़े को अपने आप को भूखा मार डाला, यानी कि उसका जो काम था वो इतना मंदा पड़ चुका था, वो भूखमरी से मर गया। डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे भूख से मरना कहा है। और वो बताते हैं कि वो एक बड़ा अच्छा आदमी था, बड़े अच्छे जूते बनाता था, लेकिन कंपटीशन तो देखिए, वो कभी भी अपने काम का विज्ञापन नहीं देता था और सबसे अच्छे चमड़े का प्रयोग होता था, सारा काम खुद ही करता था। लेकिन क्या परिणाम निकला, उसके विचारों से आप क्या आशा रख सकते हैं, परंतु भूख से मर जाना। तो इस प्रकार से स्टोरी है। लेखक भी कहता है, हाँ, लेखक बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जूते बनाया करता था। इस प्रकार से जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। लेखक की उसकी विजिट होती है, मिस्टर गैसलर कैसे उसको इम्पैक्ट करता है, कैसे प्रभाव डालता है उसके ऊपर।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जो ये स्टोरी है क्वालिटी वाली, मिस्टर गैसलर जूते बनाने वाला होता है, एक अच्छा आर्टिस्ट होता है, लेकिन काम मंदा होने की वजह से वो स्लो स्टारवेशन से मर जाता है। और जो ये स्टोरी है वो जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। यहाँ पर मैं उसके नाम की आपको स्पेलिंग बता दे रही हूँ, जॉन गैल्सवर्दी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो भी MCQs की फॉर्म में पूछा जा सकता है। JOHNGALSWORTHY, जॉन गैल्सवर्दी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, in this video of today we are going to discuss the 6th chapter of NCERT class 7 textbook, and the name of the chapter is Expert Detectives, and this chapter has been written by Sharda द्विवेदी। जो ये चैप्टर है गाइस वो शारदा द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। छठा ये चैप्टर है, इसकी बिल्कुल ब्रीफ समरी हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, निषाद होता है, निषाद नाम का एक लड़का होता है जिसका नाम अ बॉय ऑफ 7 साल का होता है। 7 इसलिए क्योंकि जो उसका नाम का मतलब ही 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, संगीत के पैमाने पर उसका जो मतलब ही 7वां होता है, इसका अर्थ होता है निषाद, उसका नाम ही निषाद होता है। और 7वां ये नंबर होता है सा-रे-गा-मा-पा-धा, नी सा निषाद। और एक उसकी सिस्टर होती है जिसकी उम्र होती है 10 ईयर ओल्ड। निषाद 7 ईयर्स का है और जो उसकी बहन है वो 10 वर्ष की है। ऐसी वो भाई बहन है 2, और उसका नाम है माया। वो भी क्यूरियस है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए, जो कि उनका पड़ोसी है। एक बार क्या होता है, बच्चों का जो एक मार्बल यानी कि कंचा होता है वो घूमते घूमते लुढ़कते लुढ़कते मिस्टर नाथ के कमरे में चला जाता है। निषाद को एक मौका मिल जाता है उसको देखने का, और फिर वो सोचते क्या कोई वो भगोड़ा है, उसका जो चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं, उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, ऐसे सब सवाल उनके दिमाग में उठते हैं। निषाद की मदर एक डॉक्टर है, वो जानते हैं कि मिस्टर नाथ एक पेशेंट है हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बड़ा ही विनम्र है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव यानी कि नाम से हमको पता चल रहा है, एक्सपर्ट यानी कि माहिर, डिटेक्टिव यानी कि जासूस। जो निषाद और माया ये जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब भी भाई बहन होते हैं, तो वो दोनों सोचते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो एक भगोड़ा है, एक अपराधी है, उसके बारे में वो जासूसी करते हैं, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे हम उसके बारे में जानते हैं कि वो कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, जब हम क्लिनिक की ओर जा रहे थे, यानी कि अब मैं आप सभी को बिल्कुल जो बताने वाली हूँ हिंदी, वो है फर्स्ट पैराग्राफ की हिंदी में आप सभी को बताने वाली हूँ। इसमें हम क्या देखते हैं कि वो जब वो दवा खाने की ओर जा रहे थे तो सप्तम ने यानी कि 7 ने कहा था, जिसका नाम निषाद है, 7 इसको बोला गया है, वो बोलता है कि वह शैतान तो बिल्कुल ही नहीं लगता, पर क्या तुमने देखा है कि वो कितना कमज़ोर है, हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो, खाने का खर्चा ना उठा पाता हो, इसी वजह से वो शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो। यदि वह भागा हुआ अपराधी है तो वह गरीब नहीं हो सकता क्योंकि उसने चोरी डकैती की होगी। मैंने उसे बताया शायद उसके पास कमरे में लाखों रुपए छिपाए हुए हैं उसके कमरे में, जो कि उन्होंने चोरी से या फिर लूट से इकट्ठे किए होंगे। आगे देखो क्या होता है, क्या तुम वास्तव में सोचती हो माया, अब निषाद बोल रहा है माया, क्या तुम सोचती हो कि वास्तव में वो एक अपराधी है? वैसा दिखता तो नहीं है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद उसके ऊपर संदेह की दृष्टि से देख रहा है। अब वो बोल रही है ऑफ कोर्स, बिल्कुल सप्तम, बिल्कुल 7 को बोल रही है। मैंने कहा वह भूख से मर रहा है, क्या वह भूख से नहीं मर रहा है? स्टार्विंग होता है, भूख से नहीं मरना, कि वह भूख से तो नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता ने हमको बताया था कि रमेश उसके लिए मील्स यानी कि भोजन लेकर के आता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो नीचे के स्टेडियम के नीचे है रेस्टोरेंट, उससे वो रमेश नाम का एक आदमी उसके लिए भोजन लेकर के आता है। मिस्टर मेहता ने उनको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये माया नाम की लड़की जो कि 10 साल की है, ये 7 यानी कि निषाद है, और ये मिस्टर नाथ है जिसकी वो जासूसी कर रही हैं कि वो भगोड़ा है, अपराधी है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है। ये सब आप इसी पिक्चर में आसानी से देख सकते हो। रेस्टोरेंट होता है कोई होटल या फिर ढाबा जहाँ से मिस्टर रमेश उसके लिए खाना लेकर के आता है। लेकिन माया मेहता ने बताया था कि वह काम नहीं करता है, कहीं पर भी काम नहीं करता, तो उसके पास भोजन के पैसे कहाँ से आए होंगे? निषाद ने कहा। बिल्कुल, अब वो माया बोल रही है बिल्कुल ठीक। मैंने कहा उसके पास बहुत सारा छिपा हुआ धन होगा और शायद उसके कमरे में या फिर उसके संदूक में होगा, ट्रंक होता है किसी संदूक में,
और शायद वो सोने और चांदी से या फिर हीरों से वो भरा हुआ हो। अब वो निषाद बोल रहा है, क्या बकवास कर रही हो। निषाद उसको रोकते हुए बोलता है, इंटरप्टेड होता है, बीच में रोकना किसी को, टोकना किसी को, बोलते हुए को। अब देखो, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, स्टूपिड, मूर्ख, मैंने उसे बताया। बाय द वे 7, तुमने नहीं देखे उसके स्कार्स, यानी कि उसके जो चेहरे पर निशान है, क्या तुमने वो नहीं देखे। आई कुडेंट सी, इट वाज टू डार्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। और शूट आउट देम, शायद वो तब लग गए हो जब वो पुलिस से चोर छुप के भाग रहा था, तब गोलीबारी के दौरान उसको ये निशान लगे होंगे। फिर आगे देखो क्या बोलता है, मम्मी ने हमको बताया था देवर बर्न स्कार्स, मम्मी ने हमको बताया था कि वो जले हुए के निशान है। अब जो माया नाम की लड़की है वो बिल्कुल अपोजिट उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि वो कमज़ोर है, उसके पास जो मतलब हीरे जवाहरात छुपे होंगे, छुपाए के रखे होंगे। फिर बोल रही कि उसके चेहरे पर तो निशान है। निषाद उसका विरोध कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ने हमको बताया था कि वो जले हुए के निशान हैं। फिर आगे देखो, फिर वो बोलती है शायद पुलिस ने उसको जबरन घर से बाहर निकालने के लिए घर को आग लगा दी होगी। वो बोलती है, सप्तम फिर भी विश्वास नहीं करता इस बात के ऊपर। फिर क्या होता है, सोमवार के दिन माँ के जन्मदिन के बाद, मम्मास आफ्टर फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को सप्तम माँ के साथ गिरगोम, यहाँ पे गिरगोम उसकी माँ का जो क्लिनिक है वहाँ पे गया था, दवाखाने में, क्योंकि वह शाम को अपने स्कूल की मित्र सखी के साथ बिता रही थी। सप्तम तो माँ के साथ गिरगोम दवाखाने पे चला गया था, क्योंकि वो जो माया थी वो अपनी फ्रेंड के साथ बिता रही थी। और जब वो वहाँ से लौटे तो निषाद ने उसको बताया कि मैं वहाँ श्रीनाथ को, यानी कि मिस्टर नाथ को मिलने गया था। और जो माया है वो बड़ी अनॉयड फील करती कि वो उसके साथ नहीं थी, वो मिस्टर नाथ को नहीं देख पाई, वो नहीं मिल पाई उसको। जो सप्तम है बड़ा परेशान था, क्वाइट अपसेट, कि वो मिस्टर नाथ है जो इतना गौंट होता है, बिल्कुल मरियल सा, पतला दुबला पतला दिखने वाले के बारे में बहुत परेशान था। और उसे विश्वास था, ही वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, उसे विश्वास था कि वो भूख से मर रहा है। उसने बताया था कि जो मिस्टर नाथ का डोर है का दरवाज़ा उस शाम जोर से खटखटाया गया था, और कहा था कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, उसने बोला था निषाद ने उसको। और उसके आदमी ने दरवाज़ा खोला और उसको पूछा, लोस्ट अनदर मार्बल, वो बोलता है जो मिस्टर नाथ होता है, क्या कोई और कंचा आपका खो गया है जो आप लेने के लिए आए हो। फिर देखियो यार, उसने वास्तविक रूप से मेरे भाई को पहचान लिया होगा, रिकोगनाइज्ड होता है, पहचान लिया होगा। फिर बोलता है, निषाद ने कहा नहीं, उसने उस व्यक्ति के साथ में हाथ लिया, इनके हाथ मिलाया, व्यक्ति का हाथ उसने हाथ में लिया और उसको क्या दिया, एक चॉकलेट, ए बार ऑफ चॉकलेट उसमें थमा दी। फिर वो उसको पूछ रही है, क्या तुमको उस संदूक में झांकने का मौका मिला। निषाद बड़ा निराश फील हुआ इस बात पे, क्योंकि निराश हुआ वो इस बात पे कि मुझे अंदर आने तक को भी नहीं कहा उसने। और फिर वह मुस्कुराया, बट आई फाइंड समथिंग आउट, लेकिन मैंने कुछ वहाँ पे बात पता की। मैंने नीचे वाले भोजनालय में गया, रेस्टोरेंट में जहाँ पे रमेश काम करता था, और मैंने रमेश से बातचीत की। फिर वो बोलते हैं, गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है मिस्टर डिटेक्टिव। आई सैड पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ पे थपथपाते हुए कहा कि बड़ा अच्छा किया तुमने, मैं ऐसा करते हैं तुमने उससे ठीक ठाक प्रश्न पूछे होंगे कि वो जो मिस्टर नाथ के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करे, तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके बारे में पूछे होंगे। 7 बड़ा खुश दिखा। रमेश ने बताया कि श्रीनाथ के लिए वह दिन में 2 बार भोजन लेकर के जाता है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और 2 कप ऑफ टी, और वो 2 चाय के कप लेकर के जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर के बाद वो चाय लेकर के जाता है। रमेश कहता है वो कुछ आता है, जो कुछ खाता है उसके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, डेली एक जैसा ही भोजन वो लेता है, और वो भोजन में क्या क्या लेता है वो भी उसको बता देता है कि वो क्या क्या लेता है। वो लेता है 2 चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, कुछ सब्जियां लेता है, कुछ दाल लेता है, और वो 2 चपाती लेता है। और मिस्टर नाथ है जो वो कैश यानी कि नकद ही में ही पैसे देते हैं, और अच्छा खासा उसको वो टिप भी देते हैं। अब वो बोलता है कि माया रमेश ने मुझे एक अजीब बात बताई। सप्तम ने आगे कहा कि हर संडे एक आदमी उसको मिलने के लिए आता है, हर बार वही व्यक्ति होता है, और लंबा गोरा बलिष्ठ होता है, जिसमें पहन के रखता है। रमेश कहता है उसका मेहमान बहुत अच्छा बोलता है,
और श्रीमान नाथ की तरह नहीं है जो मुश्किल से, जो मिस्टर नाथ है वो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसका जो मेहमान है जो हर संडे को मिलने आता है दुबला, वो अच्छा गोरा लंबा बलिष्ठ होता है और वो बड़ा अच्छे तरीके से बोलता है। वो बोलती कि बड़े अच्छा किया तुमने, तो बड़ी अच्छी सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम लेकर के आई हो। मैंने कहा कि मैंने पूछताछ की कुछ प्रगति कर ली है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है अपनी जो उसमें जो वो इंक्वायरी कर रहे थे उसमें उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। हमने काफ़ी सारे फैक्ट उसके बारे में इकट्ठा कर लिए हैं, जैसे कि एक जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव होते हैं, कुशल जासूस होते हैं, ताकि वो अपराधी को फंसा सके। माया तुम कैसे बात कर रही हो, अब सात जो सप्तम है सात बोल रहा है, ठंडी सांस भरते, तुम इस बात की कल्पना कैसे कर सकती हो कि वह एक अपराधी है, वह एक क्रूक है, वह बड़ा साधारण सा दिखता है। अब वो माया बोल रही है कि जो अपराधी होते हैं बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। तुमने आजकल के अखबार में नहीं देखा कि कैसे जो हैदराबाद के हाउस ब्रेकर होते हैं, घरों में घुसने वाले की तस्वीर लगी थी, वो कितना साधारण व्यक्ति लग रहा था। निषाद है जो इस बात के ऊपर भी संदेह रखता है कि माया कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अगले दिन क्या होता है, बारिश हो जाती है और स्कूलों की काफ़ी सारी बिजली चमकती है, गरजते घुमड़ते गहरे काले बादल आ जाते हैं। तो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाती है स्कूल की, विद्यालय दोबारा खुलने वाले, लेकिन सड़कों पर पानी भरने की वजह से बिना किसी आशा के वहाँ पे छुट्टी हो जाती है। और जो माया है वो सोचती है कि मैं इस समय का सदुपयोग करूँगी और अपने जो शयन कक्ष जो उनका बेडरूम है उसमें वो बैठ जाती है कागज़ शीट ऑफ पेपर लेकर के, ताकि वो सारे ही जो फैक्ट है उसके बारे में इकट्ठे कर सके मिस्टर नाथ के बारे में। अब चलिए हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ते हैं। अब वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, कैचिंग अ क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पूरे संसार की अपॉइंटमेंट के लिए वो जो निषाद और माया पंडित हैं वो एक्सपर्ट डिटेक्टिव हैं और वो एक किस प्रकार से एक भगोड़े को पकड़ रही हैं। तो लिखना शुरू कर देती है वो। क्या क्या वो लिखती है, बिल्कुल नियोजित भेंट के द्वारा वो लिखती है। आधे घंटे के पश्चात सप्तम की ओर मुड़ती है, जो अपनी ठोडी को हथेलियों से लगा करके पेट के बल लेटा कॉमिक्स पढ़ रहा था। कॉमिक्स होती है चुटकुलों वाली किताबें। क्या तुम सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है उस मिस्टर निषाद के उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में? अब निषाद उसकी तरफ देखता है क्वेश्चन की दृष्टि से कि हाँ वो पूछना चाहता है। उन सब तथ्यों की सूची बना ली है, जो फैक्ट हैं वो उसने उनकी एक लिस्ट उसने बना ली है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की है और उसको फंसाने में वो मदद कर सकते हैं। क्या तुम वो सब बातें सुनना पसंद करोगे? फिर सप्तम अपना सिर हिलाता है, फिर वो अपना फैक्ट नंबर 1 देखिए क्या पढ़ती है। फैक्ट नंबर 1 यानी कि तथ्य नंबर 1, क्या उन्होंने उसके बारे में इकट्ठा किया है। उसका नाम मिस्टर नाथ है और हम उसका जो वास्तविक नाम है, फर्स्ट नेम है, वास्तविक नाम उसका पता लगा लेना चाहिए। अब वो पूछता है क्या तुम सोचती हो कि उसका रियल नेम है? निषाद आस्क्ड। संभवतः नहीं, शायद नहीं, अधिकांश अपराधियों का एक अलग नाम भी होता है। बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, वो मिस्टर नाथ के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है। अब वो अपना फैक्ट नंबर 2 पढ़ती है कि फैक्ट नंबर 2 क्या है। फैक्ट नंबर 2 में वो देखते हैं कि शंकर के घर किराएदार रहता है, वह पागल, अजीब और रूखा है। पढ़ती जाती है, वो बताती है कि फैक्ट नंबर 2 में जो शंकर के घर में रहता है, शंकर्स हाउस। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मिस्टर नाथ है वो कहाँ पे रहता है? शंकर्स हाउस। किराएदार है, वो बड़ा पागल सा है, विचित्र है और बिल्कुल रूखा सूखा सा है, वो किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं रखता। फैक्ट नंबर 3 देखिए क्या उसने लिखा हुआ है। वह किसी से बात नहीं करता और वह मैनरलेस है, उसे बात करने का तरीका नहीं पता, लेकिन उसने हमसे बात की थी माया और माँ कहती है कि वो बहुत विनम्र है। निषाद ने उसको बीच में टोका फैक्ट नंबर 3 के ऊपर कि वो बड़ा रूखा सूखा तरीके से बात करता है, लेकिन निषाद इस बात का विरोध करता है कि माँ उसकी माँ से और उससे बड़ी अच्छे तरीके से बात की। उसने हमसे केवल इसलिए बात की कि उससे करनी पड़ी। मैंने कहा क्योंकि वह माँ के पास अपना इलाज करवा रहा है, जिनकी माँ है वो डॉक्टर है, इसी वजह से उसको विनम्र होना पड़ा होगा। अब देखिए वो फैक्ट नंबर 4 में क्या लिखती है। उसको कोई भी लेटर्स नहीं मिलते, कोई भी पत्तर उसको नहीं प्राप्त होते। सप्तम भी सिर हिलाता है। फैक्ट नंबर 5 देखिए, वह शंकर के घर में कमरा नंबर 10 में रहता है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। और फैक्ट नंबर 6 देखिए, वह काम नहीं करता, सारा दिन कमरे में बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7 में देखिए क्या बोलती है। शंकर के घर में रहने वाले बच्चे और कुछ बड़े भी उससे डरते हैं। ग्रोन अप्स होते हैं बड़े और स्केर्ड होता है, डरते हैं। बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8 देखिए क्या है। उसका कोई विजिटर नहीं है, सिर्फ एक आदमी जो कि संडे को आता है, हर संडे को आता है उसके पास। फैक्ट नंबर 8 में ये बात बताई गई है। एक गोरा मोटा आदमी था जो हर संडे आता है भोजन के लिए, उसको छोड़ करके उसके घर पे कोई भी मेहमान नहीं आता। फैक्ट नंबर 9 देखिए,
वो फैक्ट उसके कमरे में भोजन और चाय रमेश के द्वारा नीचे वाले भोजनालय से लेकर जाए जाते हैं और वह तुरंत ही अपना बिल चुका देता है और उसको कुछ इनाम भी देता है। फिर वो बोलती है कि मेरी जो लिस्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब वो बोलती है क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। अब वो निषाद स्पष्ट मेरी तरफ तथ्यों की सिर्फ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वह सिर्फ इतना कर था कि बेचारा आदमी माया मित्रों के भाव में स्वयं को कितना अकेला महसूस करता है। फिर माया उसको टोकती है कि एक अपराधी कैसे मित्र हो सकते हैं, और जो निषाद है बिल्कुल उसका अपोज करता है, बिल्कुल उसका विरोध करता है। वो बोलती है कि हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वो बोलते कि तुम बिल्कुल निषाद बोलता है मैं उससे मित्रता करने जा रहा हूँ। फिर वो बोलती कि तुम एक अपराधी के मित्र बनने जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो निषाद। मैंने कहा कि सिपाही के साथ साथ तुम्हें भी जेल लेके जेल चले जाओगे तुम भी मिस्टर नाथ के साथ साथ। निषाद तुम्हें भी पुलिस वाले पकड़ लेंगे, क्योंकि वो मिस्टर नाथ को एक अपराधी मानती है। निषाद उसकी तरफ घूर के देखता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। और मेरे मत का उसके ऊपर इनकी माया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, माया जो बातें बोलती है मिस्टर नाथ के बारे में, उनका निषाद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। सो गाइस, ये थी स्टोरी जो कि हमने पढ़ ली है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव नाम की ये स्टोरी है। इसके जो ऑथर हैं गाइस वो यहाँ पे आप देख सकते हो, शारदा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट। ये कलेक्शन है स्टोरीज़ का, वहाँ से ली गई है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। और जो ये चैप्टर गाइस वो 7th क्लास की NCERT की टेक्स्ट बुक हनीकॉम से लिया गया है। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय रोल्ड दहल। जो ये चैप्टर है वो रोल्ड दहल के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, द इन्वेंशन होता है आविष्कार ऑफ वाइटा वोंग। वाइटा वोंग नाम की एक दवाई है, उसका आविष्कार, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये दो चार लाइनें हैं बिफोर यू रीड, इससे पहले हम ये चैप्टर पढ़ें उससे पहले हम जो दो चार लाइनें बिफोर यू रीड वो पढ़ते हैं। कौन से वो सबसे बड़े लोग हैं जिनको तुम जानते हो, कौन सी वो सबसे पुरानी चीज़ें जिनको तुमने अपने घर में देखी हैं, अपने शहर में देखी हैं, अपने टाउन या विलेज में देखी हैं, वो कितनी पुरानी हैं। क्या आपने कभी ये इच्छा की है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते? क्या आप कभी ने ये इच्छा की है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते, आपकी जो उम्र है वो बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ जाती? तो इस बारे में ये चैप्टर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो एक मिस्टर विली वोंका नाम का साइंटिस्ट होता है, आप इसके नाम की जो स्पेलिंग है वो देख सकते हो, विली वोंका। वो शुरुआत करता है वोंका वाइट की खोज करने की, जो लोगों को छोटा बना सकती है, विच मेक्स पीपल यंगर। लेकिन जो वोंका वाइट है, जो इस दवाई का नाम है, जो साइंटिस्ट का नाम है वो है विली वोंका, और जो दवाई का नाम है वो है वाइटा वोंग। जो ये वोंका वाइट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी तेज़ दवाई है ये, और ये इतनी तेज़ है कि इससे कुछ लोग डिसअपियर यानी कि गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो माइनस में चली जाती है। 1% एक्चुअली बिकम्स -87। जो एक आदमी है वो -87 का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसको वेट करना पड़ेगा 87 ईयर्स का वापस आने के लिए। तो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। तो इसलिए जो मिस्टर विली वोंका को एक नई दवाई का आविष्कार करना चाहिए। अब ये तो वो थी जो लोगों को छोटा बना सकती थी, अब विली वोंका को एक ऐसी दवाई का आविष्कार करना चाहिए जो लोगों को बड़ा बना सकती है। अब वो क्या करता है, अपनी जो स्लीव्स हैं उनको रोल अप करता है, अपने दिमाग में वो जोर डालता है, स्क्वीज करता है कि आइडिया है कोई, तो उसको नए नए आइडिया आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो खुशी से चिल्लाता है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। तो वो कौन सी चीज़ है, वो क्या विचार उसके दिमाग में आते हैं, कौन सी चीज़ है जो सबसे पुरानी है संसार में, और वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लंबी टाइम तक रहती है दूसरी चीज़ों के मुकाबले में। तो एक चार्ली नाम का उसका असिस्टेंट होता है, वो उसको बोलते हैं कि एक पेड़। हाँ तुम सही हो, वो विली वोंका बोलते हैं कि तुम सही हो चार्ली, लेकिन किस प्रकार का पेड़? नहीं तो डगलस फर का, नहीं ओक का, नहीं सेडार का। वो जो फिर बोलते हैं नो 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 माई बॉय, इनमें से कोई भी नहीं, ये एक ऐसा ट्री है जिसको ब्रिसलकॉर्न पाइन बोला जाता है। ये सबसे पुराना पेड़ है। ये MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कौन सा पेड़ सबसे पुराना है। तो वो पेड़ है जो है वो है ब्रिसलकॉर्न पाइन का, जो कि स्लोप्स पे उगता है। स्लोप्स यानी कि जो ढलाने वाली भूमि होती है ऐसी वाली, उसके ऊपर वो उगता है। और वो कहाँ पे पाई जाती हैं, द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक की ढलानों में, जो कि निवाड़ा में है, और वो USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। आप उसको वहाँ पे पा सकते हो। ब्रिसलकॉर्न पाइन्स ऑन द व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर, ये 4000 साल पुराना है। ये भी पूछ सकते हो वो कितने साल पुराना है। ये एक फैक्ट है, चार्ली से पूछता है कि डिएंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट
वो चार्ली, दिस इज फैक्ट, ये एक तथ्य है जो उसको बता रहा है कि यह भी एक तथ्य है। तुम किसी डिएंड्रो, जो ये वर्ड आया है डिएंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वृक्ष वैज्ञानिक, जो वृक्षों के बारे में खोजबीन करते हैं। तो वो बोलता है कि, उसको बताता है कि तुमने देखा होगा डिक्शनरी में, तुम इसको डिक्शनरी में जाकर देख सकते हो। सो दैट स्टार्टेड ऑफ, अब वो स्टार्ट कर लेता है। तो वो क्या करता है, अपनी जो कांच की एलिवेटर है, जो ये अपने आप चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं एलिवेटर। अपने आप चलती हैं जो सीढ़ियाँ, या फिर लिफ्ट आप बोल सकते हो, उसमें वो चढ़ता है और वो पूरे संसार में जाता है। और वो बड़ी स्पेशल आइटम वो कलेक्ट करता है, जो कि पुरानी चीज़ों से संबंध रखती है। बड़ी पुरानी चीज़ें वो इकट्ठा करता है। यहाँ पे आप लिस्ट दी हुई है कि वो कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठा करता है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वो क्या इकट्ठा करता है, 4000 साल पुरानी जो ब्रिसलकॉर्न पाइन का पेड़ होता है, उसका लगभग आधे लीटर वो रस पिन सैप वो इकट्ठा करता है। उसके बाद वो क्या करता है, टोनेल ऑफ द क्लिपलेस फ्रॉम द 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविक ग्रेगोरोविच। उसके बाद वो 168 साल के बूढ़े किसान पेट्रोविच ग्रेगोरोविच के अंगूठे का नाखून का कटा हुआ भाग, द टोनेल होता है अंगूठे का, पैर के अंगूठे का नाखून का कटा हुआ भाग। उसके बाद वो एक अंडा, यानी कि टांगा के राजा कि जो 200 वर्ष बूढ़े कछुए का वो अंडा लेता है। उसके बाद वो 51 साल की अरबी घोड़े की पूंछ लेता है। फिर उसके बाद वो क्या लेता है, एक 36 साल की बूढ़ी बिल्ली की मूंछ लेता है, जैसे क्रम्पेट्स जिसको बोला जाता है, 36 साल की बूढ़ी बिल्ली। उसके बाद एक बूढ़ा पिस्सू जो उस बिल्ली के ऊपर 36 साल से ही रह रहा है, एक बूढ़ा पिस्सू जो 36 साल के, ओल्ड फ्ली इसको बोला जाता है इंग्लिश में, पिस्सू को इंग्लिश में फ्ली बोला जाता है, उसको लेता है वो। और जो तिब्बत का है 207 साल का विशालकाय चूहे की पूंछ लेता है वो। उसके बाद एक और चीज़ वो लेता है, और 2-3 चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाप काटेपल नाम की एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में रहने वाली 97 साल की डायन ग्रीमैल्किन लिविंग इन अ केव, उसका वो काला दांत लेता है। और उसके बाद वो क्या लेता है, पीरू का जो 700 साल का एक बूढ़ा कटालू है, कटालू की पोर लेता है, इनकी जोड़ों की हड्डी लेता है, नकल बोन्स यानी कि जोड़ों की वो हड्डी लेता है। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो इकट्ठी करता है। चलिए इसका जो उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो क्या बताते हैं, मिनी वोंका अपनी बात को बढ़ाते हुए बोलते हैं चार्ली से कि मैंने पूरी दुनिया के बूढ़े प्राचीन जानवरों को खोजा और प्रत्येक का कुछ न कुछ भाग मैंने इकट्ठा कर लिया है। एक बाल, एक बोहों का बाल, बोहों का यानी कि जो हमारी आईब्रोज होती हैं, आँखों के ऊपर जो बाल होते हैं, उनका एक एक बाल उसने ले लिया। ऐसी कुछ चीज़ें उसने इकट्ठी कर ली हैं। तो वो बता रहा है कि कुछ यहाँ पे कुछ और लिस्ट दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो उनके नाम कि उसने क्या क्या लिया है। उसने लिया है विसल, आप यहाँ से देख सकते हो, विसल पिग, बोबोलिंक, द स्क्रोक, द पोलीफ्रॉग, द जेंट कर्लिक्यू, कुछ इस प्रकार से वो एक डंक मारने वाला जो स्लग होता है, स्टिंगिंग स्लग, एंड द विनोमनस स्क्वर्कल, जहरीला विनोमनस होता है। एक और वोकैबुलरी में आप ऐड कर लेना, विनोमनस होता है जहरीला स्क्वर्कल, जो कि 50 गज की दूरी से भी तुम्हारी आँख में जहर थूक सकता है। और ये सब उसने खोज निकाला है, लेकिन उसके बारे में बताने का उसके पास टाइम नहीं है विली वोंका के पास। वो चार्ली को बोलता था मैंने यही चीज़ इकट्ठा कर लिए, बट उसको डिटेल में नहीं बताता। और वो जल्दी से खूब उबालने, उछालने, मिलाने, उनको क्या करता है, आफ्टर लोड्स ऑफ बहुत ज़्यादा उबालने के बाद, उनके बुलबुले उठने के बाद, उनको मिक्स करने के बाद, उनकी टेस्टिंग करने के बाद, वो एक छोटे कप तैयार कर लेता है भरा हुआ, और फुल कप फुल वो तैयार कर लेता है ब्लैक लिक्विड का। और उसकी कुछ 4 बूंदें एक बहादुर 20 वर्षीय उम्पा लुम्पा को दे देता है कि वो उम्पा ले लेगा इसको, ताकि उसका परिणाम देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है, जो बहादुर उम्पा लुम्पा है क्या होगा। फिर क्या होता है, चार्ली इसको पूछते कि क्या होता है जो 20 वर्ष का उम्पा लुम्पा नाम का आदमी होता है, वो 75 वर्ष के बूढ़े इंसान में तब्दील हो जाता है। क्या होता है, फिर उसकी झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाता है, जैसे बूढ़े लोगों की स्किन इकट्ठी सी हो जाती है, और उसके जो बाल हैं वो गिर जाते हैं, और उसके दांत भी गिर जाते हैं। और इससे पहले कि वो जानता है, वो सडनली एक बूढ़े इंसान में तब्दील हो जाता है, जो कि 75
कि उसकी उम्र हो जाती है पहले 20 साल की होती है। तो गाइस यही चैप्टर था जो था यानी कि द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग, और जो ये चैप्टर है रोल्ड दहल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द नेम ऑफ इट्स ऑथर, फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश 7th क्लास की टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर 8th चैप्टर को, जिसका नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर का तो पता ही होगा आप सभी ने, आग, फ्रेंड यानी कि दोस्त, फो यानी कि दुश्मन। यानी कि जो आग है वो हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। आग की कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो चलिए इस चैप्टर की ब्रीफ समरी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे हिंदी में। क्या देखते हैं हम इस चैप्टर में कि जो आदि मानव था स्टार्टिंग में, उसको ये जानकारी नहीं थी कि ये आग क्या है, परंतु उसको इससे होने वाले नुकसान बिल्कुल देखे थे। आग को प्रयोग करना, उसके लिए आकाशीय बिजली, ज्वालामुखी पर्वतों को बड़े ध्यान से देखा होगा। आग का प्रयोग करने से पहले उसने जो ये आकाश में बिजली कड़कती है उसको, और जो ज्वालामुखी होते हैं उनको देखा होगा। आग शक्तिशाली और खतरनाक थी, मानव इससे भयभीत था। आग ने मानव को दुविधा में डाल दिया होगा जब स्टार्टिंग में आग जलनी स्टार्ट हुई होगी। परंतु हम जानते हैं कि जो आग है वो एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। ये एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल प्रोसेस है। जब वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन किसी ईंधन में विद्यमान कार्बन और हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रासायनिक क्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया से ताप और ऊष्मा यानी कि हीट और लाइट, ये दोनों ही उत्पन्न होती हैं। हीट क्या होता है यानी कि ऊष्मा यानी कि गर्मी, और लाइट होता है प्रकाश। जो आग जलने की प्रोसेस है उससे हीट और लाइट दोनों ही उत्पन्न होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम आग बोलते हैं। आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है मेनली। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? फ्यूल यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन यानी कि जो ये ऑक्सीजन गैस होती है, जीवनदायिनी गैस इसको बोला जाता है, हीट यानी कि ऊष्मा। तो ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं आग जलाने के लिए। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ये ऑक्सीजन होती है जो हवा से मिलती है इसको। जैसे वुड, कोल, कुकिंग गैस, ये सभी क्या है, ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन इसको हवा से मिलती है। इसी वजह से जब भी आप कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कागज़ को जलाते हो तो क्या होता है, कागज़ को फूंक मारते हो तो ये अपने आप जल उठता है। सुलगते हुए कागज़ को जब आप फूंक मारते हो तो ये जल उठता है, तो ये बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। आग जलाने के लिए तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है हीट यानी कि ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। आग और ऑक्सीजन से, ईंधन और ऑक्सीजन से अपने आप आग नहीं जलती। अगर ऐसा होता तो कोई भी न्यूज़पेपर ऐसे ही पड़े पड़े जल जाता और आसानी से आग ये पकड़ लेता। किसी भी कागज़ या लकड़ी को जलाने के लिए इसको इसके जो ताप होता है, ज्वलन ताप जिसको बोला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं इसको, फ्लैश पॉइंट, किंडलिंग टेम्परेचर, ये इग्निशन टेम्परेचर इसको बोला जाता है। ये वो ताप होता है जिस तापमान पर पहुंचकर कोई भी चीज़ है जो वो जलनी स्टार्ट हो जाती है, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोला जाता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि जो आग एक अच्छी फ्रेंड है। क्योंकि हम घर पे खाना बनाते हैं, सर्दी में अपने कमरों को गर्म रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। इससे क्या होता है, हर साल हज़ारों घर, दुकानें आग से जल जाते हैं। तो जो ये चैप्टर है इसमें आग के नुकसान और फ़ायदे दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं। आग, जिस प्रकार आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आग बुझाने के लिए भी 3 मुख्य तरीके हैं। या तो आप फ्यूल को रोक दो, यानी कि आग बुझाने के लिए जैसे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। इन तीनों में से आप किसी एक को भी हटा देते हो तो आग बुझ जाती है। उदाहरण के लिए हम जब ईंधन को हटा देंगे तो ईंधन ही मिलेगा जलने के लिए, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इसके और भी तरीके हैं जिससे हम आग बुझा सकते हैं। आग बुझाने का जो दूसरा तरीका, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि कहीं पे छोटी मोटी आग लगी है तो उसको हम एक कंबल से ढक करके जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको बंद कर देंगे तो भी आग बुझ जाएगी। और जैसे एक जलती हुई कैंडल है तो उसको हम फूंक मारते हैं, जब उसको ब्लो आउट करते हैं, फूंक मारते हैं, तो जो उसके आसपास की गर्मी होती है वो उसे दूर चली जाती है। उसका जो तापमान होता है, इग्निशन टेम्परेचर, वो कम हो जाता है तो भी वो बुझ जाती है। लेकिन कुछ आग होती है जिसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता।
जैसे अगर तेल पे लगी आग को आप पानी से बुझाओगे तो जो तेल है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा और आग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिजली के उपकरणों में लगी आग पे तो कभी भी पानी डालना ही नहीं चाहिए। इससे जो पानी डालने वाले व्यक्ति को झटका लग सकता है और उसकी मौत हो सकती है। आग बुझाने वाला एक कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र ही बिजली से लगी आग बुझाने का एक अच्छा साधन है। हर साल आग पे काबू पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और इससे भी अधिक जो पैसा है वो आग की घटना को रोकने के लिए और आग को अनियंत्रित हो जाने पर रोकने के उपायों को खोजने के लिए करते हैं। कुल मिलाकर के आग को पर काबू पाने के लिए हम दैनिक जीवन में उसके सदुपयोग को भली भांति सीख लिया है। बहुत समय पहले आग बुझाने वाले प्रशिक्षित लोग नहीं होते थे। अब तो क्या होता है, जो ये दमकल होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, ये आसानी से आग बुझा लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, लोग एक मानव श्रृंखला बना लेते थे, यानी कि कुएं या तालाब से बाल्टियां भर भर के एक दूसरे को पकड़ाते हुए आग लगने वाले स्थान तक पहुंचा दिया जाता था और ऐसे करके वो आग बुझाया करते थे। अब तो ये जो फायर ब्रिगेड होते हैं उनके पास विशेष उपकरणों से लैस अग्निशामक दस्ते होते हैं जिनको फायर ब्रिगेड बोला जाता है। आग बुझाने के लिए तैयार रहते हैं और आग से जूझने वाले उच्च प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होते हैं। उनको अनेक कौशल होते हैं। वे आग पर काबू पाने के लिए बिजली आपूर्ति काट देते हैं, खतरनाक दीवारें गिरा देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। और जो ये आग की खोज है उसके प्रयोग ने मानव को प्रकृति से बेहतर तरीके से निपटने और धीरे धीरे स्थायी जीवन अपनाने में सहायता की है। संसार के अनेक भागों में जो आग है उसकी पूजा की जाती है। आग वास्तव में एक मित्र भी है, जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन अगर वो एक बार बेकाबू हो जाए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ये हमारा एक बिल्कुल खतरनाक दुश्मन बन जाती है। इट कैन बी अ डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। यदि एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक खतरनाक दुश्मन ये साबित हो सकती है। तो गाइस, यही आज की इस वीडियो में फायर फ्रेंड एंड फो होता है दुश्मन, फ्रेंड होता है दोस्त, फायर होता है अग्नि। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। बाइसिकल होता है साइकिल, गुड रिपेयर यानी कि एक अच्छे रिपेयर की ज़रूरत है, इसको एक अच्छी मरम्मत की ज़रूरत है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। यदि आप साइकिल पर कुछ दूर की कुछ सवारी तय करना चाहते हो तो जो साइकिल है वो अच्छी हालत में होनी चाहिए। यदि संभव हो तो किसी कुशल कारीगर से इसकी पूरी तरह से मरम्मत करा लें। परंतु उस समय क्या होगा यदि साइकिल अपनी मर्जी से चले और कारीगर उसे ठीक करना न जानता हो। तो जो ये चैप्टर है वो जेरोम का लिखा हुआ है। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो ऑथर होता है उसका एक फ्रेंड होता है, एक जानकार होता है, शाम को उसके पास आता है कि कल हम मॉर्निंग में एक साइकिल की सवारी करने चलेंगे। जो लेखक होता है वो अग्री कर देता है इस बात पे कि हाँ हम चलेंगे। वो सुबह जल्दी उठ जाता है और जैसे उसने प्रयास किया होता है, मुझे अपनी सफलता पर खुशी होती है। वह आधा घंटा देर से आता हुआ जो उसका फ्रेंड होता है बगीचे में उसकी वेट करता है। जो लेखक, दिन बड़ा अच्छा होता है और वो बोलता है तुम्हारी साइकिल अच्छी दिखाई देती है, कैसी चलती है। वो बताता है, लेखक उसको बताता है कि वैसे तो ये अच्छी चलती है, लेकिन सुबह तो ठीक चलती है, लेकिन दोपहर के बाद कुछ ये भारी भारी हो जाती है। वो क्या करता है, साइकिल के अगले पहिए को चिमटे से पकड़ के उसको ज़ोर से झटका देता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम इसको ख़राब कर बैठोगे। मेरी समझ में नहीं आया कि वो उसको झटके क्यों दे रहा है। साइकिल ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन यदि साइकिल को झटके देना आवश्यक ही था तो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति तो मैं था। मुझे ऐसा फील होता है, जो लेखक बोलते हैं ये सब बातें, ये साइकिल मेरी थी तो मुझे इसको झटके देने चाहिए थे। लेकिन उसको ये महसूस होता है कि जो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसके कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया, जैसे उसकी साइकिल को झटक रहा था। वह बोलता है कि इसका जो अगला पहिया है वो तो हिलता है। वास्तव में हिल नहीं रहा था, कम से कम उसने हिलना तो नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से जो लेखक का फ्रेंड होता है वो उस साइकिल को बोलता है, कभी उसमें ये कमी निकालता है, कभी उसमें वो कमी निकालता है। वो बोलता है कि तुम अपनी गैराज से जा करके, यानी कि जो घर के पीछे वाला हिस्सा है उसमें से कुछ मरम्मत करने का सामान लेकर के, जैसे प्लास, पेचकस वगैरह, वो उसको ला करके दे देता है। उसके जो सारे पुर्जे खोल देता है, गियर बॉक्स खोल देता है। जैसे वो ये सामान लेने के लिए अंदर जाता है लेकर, वो आके क्या देखता है कि जो उसका फ्रेंड होता है उसका अगला पहिया लेकर के घुटनों के बीच वैसे बैठा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और उस पूरी साइकिल को बिखेर देता है, इधर उधर उसके पुर्जे खोल देता है। उसकी जो गोलियां होती हैं वो भी वो इधर उधर बिखेर देता है, उसको गिनते हैं, फिर वो ढूंढते हैं दोनों मिलके। 16 गोलियां होती हैं
और फिर जैसे वो मेहनत करके उस पुर्जे को बंद कर देता है, वास्तव में फिर वो बोलता है, उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तो कितना बड़ा गधा हूँ। लेखक सोचता है कि हाँ, कम से कम तुमने ये बात तो माने कि तुम कितने बड़े गधे हो, जो साइकिल को तुमने ऐसे ही इसको अलग अलग पार्ट्स में अलग कर दिया है। लेकिन तुमको किस बात से फील हुआ कि तुम इतने बड़े गधे हो कि मैंने वो गोलियां तो इसके अंदर डाली ही नहीं। वो फिर से खोलते हैं, मतलब साइकिल का पूरा पुर्जा पुर्जा वो खोल करके उसका पूरा नुकसान कर देते हैं। काफ़ी टाइम उनको बीत जाता है। फिर अंत में क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है उस साइकिल के ऊपर चढ़ के ऐसे कूदने लगता है। फिर कभी ऐसा लगता है कि साइकिल उसके साथ लड़ाई कर रही हो, कभी वो साइकिल के ऊपर, कभी साइकिल उसके ऊपर। तो दोनों को बुरी तरह चोट लग जाती है और पता ही नहीं चलता है कि किसने किसकी पिटाई की है। अंत में क्या होता है कि अपना वो मन बदल देता है और वो उसको, जो लेखक होता है, उसको अपने बैक किचन के घर के पीछे वाले हिस्से में ले जाता है। जितना पॉसिबल होता है उसके दोस्त के कपड़े वो साफ़ करता है और तब वो उसको उसके घर भेज देता है। तो गाइस यही थी स्टोरी, जिसमें जेरोम इनकी ऑथर और उसके फ्रेंड के बारे में बताया। वो साइकिल पे सवारी पे जाना चाहते हैं और किस प्रकार से उसका फ्रेंड है जो साइकिल का नुकसान कर देता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hello everyone, welcome back to the channel. Guys, in this video of today we are going to discuss the last and final chapter of NCERT class 7 textbook and the name of the chapter is the story of cricket. जो क्रिकेट की स्टोरी है उसके बारे में ये चैप्टर है। क्या क्रिकेट का इतिहास रहा, क्या इसका ओरिजिन रहा। और जो ये चैप्टर है गाइस वो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। इसको पढ़ने से पहले आप सभी को तो पता होगा स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दे आर इम्पोर्टेंस फॉर अवर जो फिज़िकल ग्रोथ है, फिज़िकल एक्टिविटी है, हम कैसे एक्टिव रह सकते हैं, कैसे फिट एंड फाइन रह सकते हैं, उसके लिए तो ये खेल ज़रूरी हैं। बट हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी खेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो ब्रीफ समरी बिल्कुल हिंदी में आपको बताने जा रही हूँ। हम इस चैप्टर में क्या देखते हैं कि जो क्रिकेट है इंग्लैंड में 500 साल पहले खेला जाने वाला एक गेंद और डंडे के अनेक खेलों से आरंभ हुआ था। बैट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है, इसका सीधा अर्थ होता है डंडा। 17वीं सदी तक क्या था कि जो ये खेल था क्रिकेट की एक अलग पहचान बन चुकी थी खेल के रूप में। और 18वीं शताब्दी तक आते आते इसकी बनावट, जो बैट की बनावट थी वो हॉकी स्टिक जैसी हो गई थी। जैसे हॉकी स्टिक आगे से मुड़ी होती है वैसे ही बैट की शेप होती थी। और जब गेंद इसकी तरफ लुढ़कते हुए आती तो इस आसानी से संपर्क साधते हुए इसको आगे की तरफ धकेला जाता था। तो गाइस ये था इसका जो ओरिजिन था बिल्कुल। क्रिकेट की विशेषताओं में एक और बात ये है, जो ये पेक्यूलैरिटीज़ हैं इसकी। पेक्यूलियर होता है स्ट्रेंज, जो इसको अलग बनाने वाली चीज़ है वो क्या है कि एक जो टेस्ट मैच है वो 5 दिन तक चल सकता है और बिना निर्णय के वो समाप्त हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कोई भी मॉडर्न खेल ऐसा नहीं हो सकता जो इसे आधे टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, वो उसका फैसले भी हो जाता है। और एक जो फुटबॉल का खेल होता है वो सिर्फ 1.5 घंटे का होता है, जो फुटबॉल मैच होता है। जबकि बेसबॉल जो कि आधुनिक क्रिकेट का ही एक रूप है, इसकी 9 पारियां एक सीमित ओवर के मैच के आधे समय से भी कम में वो पूरी हो जाती हैं। इसके बाद है क्रिकेट की एक और जो क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि जो पिच की लंबाई होती है वो 22 यार्ड होती है। बट जो मैदान का शेप है वो डिफाइन नहीं होता, वो छोटा या बड़ा हो सकता है। हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरे टीम खेल होते हैं उनमें मैदान का माप निश्चित होता है, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ये ओवल हो सकता है, ये अंडाकार हो सकता है और चेन्नई के चेपाक की तरह गोल हो सकता है। जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसमें छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जो गांधी का फिरोज शाह कोटला है उसमें ऐसा नहीं है, बड़ी आसानी से उसमें छक्का लगाया जा सकता है। जो ये क्रिस की ऑडिटीज़ हैं, ये विशेषताएं हैं, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण रही हैं। सबसे पहले जो क्रिकेट के लॉ थे, क्रिकेट के नियम थे, वो 1744 में लिखे गए थे और उनमें लिखा गया था कि प्रबंधकर्ता उपस्थित भद्र पुरुषों में से 2 अंपायर चुनेंगे और जिनको किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार होगा, अंतिम अधिकार होगा, यानी कि उनका जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। जो स्टंप है वो 22 इंच ऊंचे होंगे और उसके बीच 6 गिल्लियाँ 6 इंच की। गेंद का वजन होगा जो 5 से 6 औंस का होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। जो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है वो कहाँ पे था गाइज? वो था हैम्बल्डन में।
हैम्बल्डन में बनाया गया था। इसको कब? 1760 में, 1760 के दशक में बना। और जो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब है, मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, जिसको MCC शॉर्टली बोला गया है, ये 1787 में इसकी स्थापना हुई थी। 1760 और 1770 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की बजाय, पहले तो ज़मीन पर जो बॉल होती थी उसको ज़मीन पर लुढ़काया जाता था, बट हवा में ऊपर से टप्पा मारने के पटकने का चलन कब हुआ? 1770 के दशक में, इन द डेकेड ऑफ 1770। और फिर अब हवा में चकमा भी दे सकते हैं और पहले से कहीं तेज गेंद फेंक सकते हैं। इसे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुलेंगे और अपनी टाइमिंग और शॉर्ट चेन पर महारत हासिल करनी होती है। इसका नतीजा तो ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली, यानी कि जो बैट था पहले हॉकी स्टिक की तरह मुड़ा हुआ होता था, लेकिन फिर क्या हुआ, सीधे बल्ले का चयन हो गया। पहले लोग बिफोर विकेट, और गेंद का वजन भी 5.5 से 6.25 औंस तक कर दिया गया। उसका जो वजन है वो भी बढ़ा दिया गया। 1774 में, 1774 में पहला लेग बिफोर विकेट नियम प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का भी चलन हुआ। और 1780 के दशक तक बड़े मैचों की अवधि 3 दिन की होगी। और इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। और जो ये बनाने का सामान था, उपकरणों को, वो भी पता चलता है कि समय बदलने के साथ साथ क्रिकेट का मूल स्वरूप ग्रामीण इंग्लैंड से ही जुड़ा रहा। जैसे जैसे आधुनिक समय आया, लेकिन जो उसका सामान था, जो जिस सामान से बनाए जाते थे क्रिकेट के बल्ला वगैरह, बैट वगैरह, तो वो ग्रामीण इंग्लैंड से जुड़ा हुआ था। क्रिकेट के सबसे ज़रूरी सामान उपकरण प्रकृति में उपलब्ध होते थे, वहीं से उसी सामग्री से तो वो बनते थे। जैसे बल्ला चमड़े, सुतली और कागज से बनता है। आज भी बल्ला और गेंद हाथ से ही बनते हैं, मशीन से उनको नहीं बनाया जाता। बल्ले की सामग्री में समय के साथ साथ कुछ बदलाव आया है। किसी ज़माने में जो बैट होता था लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया जाता था, लेकिन अब इसके 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। ब्लेड या फट्टा, जिसको विलो बोलते हैं, वो विलो नाम की पेड़ की लकड़ी से बनता है। और जो हथन की हैंडल होता है वो बेंत से बनता है। बेंत तब जाकर उपलब्ध हुई जब यूरोपीय उपनिवेशकार थे, जो ये यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, उन्होंने ट्रेडिंग कंपनी ने एस्टेब्लिश किया अपने आप को एशिया में जब उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया। गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट के ने जो प्लास्टिक फाइबर है, सीसा या धातु, इसको उपयोग को नकारा है। जो क्रिकेट की हिफाजत, यानी कि जो दस्ताने वगैरह, हेलमेट वगैरह, उनका रिवाज 1848 में चला। जल्दी फिर दस्ताने भी बनने लगे सिंथेटिक वाले की सामग्री से बने। हेलमेट के बिना तो आधुनिक क्रिकेट की कल्पना ही संभव है। यानी कि जो सेफ्टी के लिए हेलमेट, आपने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके घुटनों पे भी लगे होते हैं, तो ये सब उनकी सेफ्टी के लिए करवाया गया था। और गाइस, बाकी सब तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से शुरुआत हुई। हिंदुस्तानी क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय जो बम्बई के पारसियों के छोटे समुदाय को जाता है। और यहाँ से आप सिर्फ इतना कुछ ही, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक इंसान है जिसके बारे में बताया गया है। आधुनिक क्रिकेट में टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का वर्चस्व है। वनडे टेस्ट होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, राष्ट्रीय टीमों में खेले जाते हैं। और प्रसिद्धि पाकर लोगों की यादों में रच बस जाने वाले क्रिकेटर अपने देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। केवल उन्हीं खिलाड़ियों को हिंदुस्तानी फ़ैन अब तक याद करते हैं। एक का नाम यहाँ पे दिया गया, बल्लेबाज CK नायडू को तो अब तक लोग याद करते हैं, जबकि पालवंकर विट्ठल और पालवंकर बालू जैसे कुछ अन्य समकालीन भुला दिए गए हैं। तो गाइस, यही है चैप्टर जिसमें क्रिकेट की जो स्टोरी है, उसका जो इतिहास है, उसके बारे में बताया गया है। अब मैं इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में और मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता रही हूँ। स्पोर्ट एक इंटीग्रल पार्ट है किस चीज़ का? हेल्दी लाइफ का। स्पोर्ट्स को हेल्दी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। जब ये बैट्स की बिगनिंग हुई थी तो किस शेप की होती थी? वो हॉकी स्टिक की शेप के हुआ करते थे। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और जो स्टिक और बॉल का गेम होता है वो कौन सा होता है? वो बेसबॉल होता है। द पारसी वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू टेक टू क्रिकेट। जो पारसी ही थे जो भारतीय समुदाय में पहले क्रिकेट लेकर के आए थे।
हाइट ऑफ स्टम्प वाज फिक्स्ड। स्टम्प की हाइट कितनी थी? 22 इंचेस, 22 इंच की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड इन, कब बनाया गया था वो? 1760 में। कहाँ बनाया गया था? हैम्बल्डन में। द क्रिकेट ऑन्स इट्स पॉपुलैरिटी टू टेलीविज़न। टेलीविज़न की सहायता से जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी हुई। और इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में इंडिया ने कब एंटर किया? 1932 में। द कंट्री फर्स्ट टेस्ट कैप्टन वाज। टेस्ट कैप्टन कौन था? कंपनी का जो पहला था वो था C.K. नायडू। क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1877 1870 में। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने द स्टोरी ऑफ क्रिकेट को डिस्कस किया। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।